Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. And today's video we are going to start with the first class of our batch for June 2026. ये बैच जो है ना, ये बैच बहुत ही ज़्यादा बवाल होने वाला है दोस्तों. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव बीन कमेंटिंग ऑन माय प्रीवियस वीडियोस. कमेंट में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है एंड फॉर दैट आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट को कि जैसे जैसे क्लास हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे कमेंट सेक्शन भरते जाना है. क्यों भरते जाना है? सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे. ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद कंपनी लॉ. टुडे सैटरडे, आज जो है सैटरडे है. आज एक्चुअली में क्लास होना था फॉर SBIL और मंडे से तुम्हारा कंपनी लॉ, लेकिन कंपनी लॉ एक ह्यूज सब्जेक्ट है, इसलिए कंपनी लॉ आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग SBI लेंगे विदाउट एनी फेल. ठीक, ये जो बैच है ना दोस्तों, ये एक प्रकार का 100% एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बैच रहेगा. एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कंपनी लॉ का पेपर लिखने में, इसका प्रिपरेशन करने में कौन सा चीज़ जो है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ये मैं बता दूंगा. पढ़ने का टेक्निक अलग होगा, पढ़ने का स्टाइल अलग होगा. आप सबको लगता होगा स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत लगता होगा कि यार मैं तो ट्रेडिशनल वे में पढ़ रहा था, लेकिन ये तो थोड़ा न्यू है. आप इस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है. ठीक है, बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाना है इस प्रोसेस के ऊपर. एंड जैसे आप भरोसा दिखाओगे ना, बाय द एंड ऑफ 1 मंथ, जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको धीरे धीरे जो है यू विल अंडरस्टैंड कि कितना डेडली जो है ये प्रोसीजर होगा, मतलब कितना डेडली इफेक्टिव होगा ये प्रोसीजर फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, ओके. कंपनी लॉ का पेपर, कंपनी लॉ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबको पता है. ये जो नोट्स है, ये नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा. कहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा? नोट्स हो जाएगा आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में, सब जगह चला जाएगा नोट्स. ठीक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना. मैं फाइल दे दूंगा, उस फाइल से डाउनलोड कर लेना है. ठीक है, ड्राइव लिंक दे दूंगा. नाउ कंपनी लॉ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. इनमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो लगभग 70 मार्क्स कवर करते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन. वो चैप्टर मैंने स्टार मार्किंग दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 में से शेयर एंड शेयर कैपिटल, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर्स. डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब डिबेंचर्स. फिर तुम्हारा चार्जेस, फिर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो कि है डिविडेंड. आपके मटेरियल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है डिविडेंड, एक ही चीज़ है. फिर आता है अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स. उसके बाद पार्ट 2 में आता है जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स, बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड पावर्स, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड कमिटी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर CSR तो हट चुका है. CSR हट नहीं चुका है. CSR में आपके थोड़े बहुत जो कंसेप्ट है वो मिसिंग है. ठीक है, वो कट हो चुका है, अंडरस्टूड. लेकिन CSR अभी भी एप्लीकेबल है फॉर योर जून 2026, याद रखना. जो चैप्टर हट चुका है वो है चैप्टर 12. वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा. चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 13 मैंने यहाँ पे जंप किया है, अंडरस्टूड. चैप्टर 12 हट चुका है, तो चैप्टर 12 नहीं करना है. इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स है सब जो है आपको कट के जाना होगा. सबसे पहले हम लोग ये 70 मार्क्स के ऊपर फोकस करेंगे ज़्यादा. ठीक है, जो भी हमारा टाइम टेबल होगा ना, जिस टाइम पीरियड पे हम लोग ये क्लासेस करेंगे, उसमें मैक्सिमम टाइम जो है हम लोग ये जो स्टार मार्किंग वाले चैप्टर्स है इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, इसका मतलब सर ये वाले चैप्टर्स नहीं कराओगे? कराएंगे. कैसे कराएंगे मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग क्यों? क्योंकि ये ह्यूमंगस चैप्टर है. लगभग तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 to 15, कभी कभार 20 मार्क के क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से पूछा जाता है, जनरल मीटिंग. ठीक है, देखो क्या होता है ना कि एग्जामिनेशन में काफ़ी टाइम, इन ऑन एन एवरेज जो मैंने ये स्टार मार्क कर रखा है ना, इन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन आपका 70% क्वेश्चन पेपर बनेगा. कभी कभार इंस्टीट्यूट क्या करता है कि खेलने के लिए गुगली फेंक देता है या फिर बाउंसर दे देता है. कैसे? जैसे इंट्रोडक्शन के चैप्टर में से या फिर MOA के चैप्टर में से या फिर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के चैप्टर में से वो लोग काफ़ी हद तक ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते, लेकिन वो जो है हर वक्त सेम नहीं रहता. ठीक है, वो कभी कभार आपको देखने को मिल जाएगा. वैसे तो हम लोग पूरा का पूरा ही करेंगे, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज जितनी भी एग्जामिनेशंस होंगे यही स्टार मार्क वाले जो चैप्टर्स है यही आपको पास कराएगा, अंडरस्टूड. ठीक, सबसे पहले हम लोग करेंगे जनरल मीटिंग. अब देखो एग्जामिनेशन में तुम लोग मिस्टेक क्या करते हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर मेरा जो है ना, मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली.
ठीक है, इसका एकमात्र कारण ये है कि आपने जो नोट्स बनाया है वो बहुत एग्जॉस्टिव नोट्स हैं। आप बहुत एग्जॉस्टिव नोट्स बना के रख देते हो, या फिर कोई भी मटेरियल आप प्रिफर कर रहे हो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाता है। अंडरस्टूड? तो आपको जो है ना नोट्स प्रॉपरली बनाना होता है, वो नोट्स बनाना होता है जो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आप आराम से देख के पूरा कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट याद आ जाए आपको। ठीक है, लेकिन टाइम कंजम्पशन बहुत कम लगे। जो टॉपिक पकड़ लो, अगर मैं सेक्शन 96 के बारे में बताऊं, तो जो टॉपिक 96 का आपको 15 मिनट लगता होगा नॉर्मल आपके नोट्स में से पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, वही सेक्शन 96 अगर आप थोड़ा कंसाइज नोट्स प्रॉपरली बना लो तो आपको ये 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है रिवीजन। तो हम लोग ये इसलिए नहीं पढ़ रहे कि अपने को पढ़ने में मजा आता है, ये हम लोग पढ़ इसलिए रहे सो दैट एग्जामिनेशन पास कर पाए। उसी हिसाब से हम लोग पूरा प्रॉपर नोट्स वगैरह जो है फॉलो करेंगे। बेसिकली ये क्लासेस में चार्ट फ्लो चार्ट से कराने वाला हूँ आपको, प्रॉपर फ्लो चार्ट्स वगैरह मैंने बना रखा है। ठीक है, फ्लो चार्ट्स में से कराने वाला हूँ सो दैट आप प्रॉपरली इस चीज को एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवीजन के लिए यूज कर पाओगे। एक एक प्रोविजन, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पूरा यहां से हम लोग कवर करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा, दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने कहा था इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कराएंगे, तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आपको टाइम कंजप्शन ज़्यादा होगा, लेकिन आपको एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी टॉपिक आपका छूट रहा है। देखो जनरली मैं तुमको ये बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आपके ये जो चैप्टर है जनरल मीटिंग का, इनमें ये सारे जो सेक्शंस है यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन 173 तक का सेक्शन जो है आपके पूरे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है। अंडरस्टूड? ये सारे सेक्शंस में कराऊंगा। समझ में आ रहा है? और हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तब हमेशा हमेशा आप सेक्शन वाइज पढ़ाई कर किया करो। क्यों सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको सेक्शन वाइज ही याद करना है कि सेक्शन 96 में क्या लिखा था, सेक्शन 100 में क्या लिखा था। अंडरस्टूड? तो ये आपको जो है बहुत ध्यान से करना है। देखो एग्जामिनेशन में अगर आपने सेक्शन कोट कर लिया ना, अगर आप सेक्शन प्रॉपरली कोट करके आ पा रहे हो, तो हर आंसर में आपका 1 मार्क प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। समझ में आ रहा है? 1 मार्क ऐड हो जाता है। तो अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो एक्स्ट्रा 20 मार्क्स आपको मिलता है। अंडरस्टूड? सब क्वेश्चन को मिला के मैं कह रहा हूं, अगर 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया तो एक्स्ट्रा हर सब क्वेश्चन में तुम सेक्शन नंबर पुट कर दो, तुमको जो है एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। अंडरस्टूड? तुमको क्या मिलेगा बताओ? एक्स्ट्रा मार्क्स। अंडरस्टूड? तो हम लोग सेक्शंस के ऊपर, मेरा एम ये रहेगा कि आपको सेक्शन नंबर्स भी याद रहे प्रॉपरली। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले करेंगे सर, ऐसा नहीं। ये चार्ट जो है प्रॉपरली तुमको रट्टा लगाना है रोज। ठीक? तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रॉपर तरीके से तुमको मैं प्रिपेयर करवा दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं तुमको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। क्या कराऊंगा? क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार से लिखना होता है, किस प्रकार से तुमको जो है प्रेजेंट करना होता है, सब कुछ मैं यहीं पे दिखा दूंगा सो दैट तुमको कहीं और पे कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक? अच्छा, समझ में आ चुका है? जहां पे नोट्स का जरूरत होगा कि तुमको कोई डिफरेंस बिटवीन समझाना है मुझे, ठीक है, तुमको कोई चार्ट फॉर्मेट में कुछ मुझको समझाना है, वो मैं प्रॉपरली ये नोट्स बना दूंगा तुम्हारे लिए। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक? अंडरस्टूड? गॉट इट? तो एकदम भरोसा रखना है। ठीक है, डरना नहीं है, भरोसा रखना है सारे वीडियोस के ऊपर तुम। और बाय द एंड जो है ना, हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, सारे क्वेश्चन पेपर्स, और मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुमको हर एक क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन आता है। ठीक? 10 मिनट हो चुका है, ये एक प्रकार का ओवरव्यू मैंने तुमको दे दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का जो चैप्टर है ये लगभग तुम्हारा 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट होगा। लगभग 3 क्लासेस में हम लोग इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ये जो है कोरम तक का क्लास आज हम लोग करने वाला है, क्लास 1। ये सारे सेक्शंस हम लोग जो है क्लास 1 में कंप्लीट करने वाले कोरम तक में। सबसे पहले हम लोग करेंगे सेक्शन 96 एजीएम। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनता है पता है 96 का? बेसिकली वो तुमको क्वेश्चन करेंगे ऑन टाइम लिमिट। क्या बताओ? टाइम लिमिट। टाइम लिमिट के ऊपर वो लोग क्वेश्चन करेंगे तुमको, तो तुमको टाइम लिमिट प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है? एक एक वर्ड याद रखना होगा कंपनी लॉ में, ऐसा कुछ नहीं है। तुम टाइम लिमिट याद रखो, तुम एग्जामिनेशन अपनी भाषा में लिख के आओ, फुल मार्क्स मिलेगा तुमको। ठीक? चलो समझना है इसको बहुत अच्छे से। देखो एजीएम, एजीएम क्या होता है सर? एजीएम होता है एनुअल जनरल मीटिंग। नाम में ही लिखा है एनुअल
जनरल मीटिंग। इसका मतलब कि साल में एक ही बार होगा ये मीटिंग, साल में एक ही बार होगा ये मीटिंग, ठीक है। और हर कंपनी को ये करना है, हर कंपनी को करना होता है, एक्सेप्शन भी है। देखो, डिटरमाइन एजीएम रिक्वायरमेंट सेक्शन 96, ठीक है। अब समझना, कंपनीज कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के कंपनीज होते हैं। अब स्टूडेंट सिर्फ जनरली पढ़ के चले जाते हैं कि हाँ चलो एजीएम है तो एजीएम में हम लोग 15 मंथ 6 मंथ का जो टाइम लिमिट है याद करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, एग्जामिनेशन में यहाँ पे तुम मार खाते हो। जैसे ये 1% कंपनी होता है ना, 1% कंपनी में कोई एजीएम रिक्वायरमेंट ही नहीं होता, कोई एजीएम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक इसलिए होता है कि 1% कंपनी में एक ही बंदा बैठता है, सिर्फ एक ही पर्सन है यहाँ पे, तो ये एजीएम किसके साथ करेगा। तो इसको क्या करना होता है, इसको रिकॉर्ड मेंटेन करके रख लेना होता है। क्या मेंटेन करके बताओ, इसको मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड्स। बस अगर उसने रिकॉर्ड मेंटेन करके रख लिया तो इसके लिए काफी है। 1% कंपनी के लिए रजिस्टर मेंटेन करी, जो भी डिसीजंस वो ले रहा है वो रजिस्टर में मेंटेन करके रखेगा, बस इतना ही, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं ना उसको याद करो, वही तुमको एग्जामिनेशन में पास कराएगा, ठीक है। तो जो 1% कंपनी होता है उसको मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड्स। उसके अलावा तुम्हारे बाकी जितने भी कंपनीज होंगे, बाकी जितने भी कंपनीज होंगे उसके ऊपर नॉर्मल रूल्स एप्लीकेबल होगा। कंपनी में याद रखना हमेशा, एक होता है फर्स्ट एजीएम, दूसरा होता है सब्सिक्वेंट एजीएम। क्या बताओ, एक होता है फर्स्ट एजीएम, दूसरा होता है सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम का नियम अलग है, सब्सिक्वेंट एजीएम का नियम अलग है। फर्स्ट एजीएम का मतलब होता है कि तुमने इसी साल तुमने क्या किया बताओ, कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बनाना, कंपनी को जन्म दिया है। तो तुमने अगर इसी साल जन्म दिया है तो तुम्हारा फर्स्ट एजीएम होगा। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर तुमने 2001 में तुमने कंपनी बनाया है, क्या तुम्हारा एजीएम 2001 में होगा। एजीएम में क्या होता है, एजीएम में सर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या हमारा फाइनेंशियल पोजीशंस है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह हम लोगों ने लिया होगा, जो भी तुम्हारे कंपनी के रिकॉर्ड्स है, कंपनी में चेंजेस है, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का लॉस, कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्या है नहीं है, वो सब हम लोग एजीएम में डिस्कस करते हैं। जो भी परफॉर्मेंस रहा होगा कंपनी का वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर तुम्हारा 1 ईयर कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा तो तुम क्या डिस्कस करोगे एजीएम में, है ना। तो एजीएम कब होता है, जब तुम्हारा एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है तब। समझ में आ रहा है। तो 2001 से लेकर 2002 तक का जो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर गया होगा, ठीक है, उसका एजीएम होगा 2002 में, ठीक है। ये ईयर कंप्लीट होगा तब ना जाके तुम एजीएम करोगे, ठीक। ये समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो फर्स्ट एजीएम समझो। फर्स्ट एजीएम में हमेशा याद रखना तुमको 9 महीने का टाइम मिलता है आफ्टर क्लोजिंग योर फाइनेंशियल ईयर। जैसे तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कब होता है बता दो फटाफट, 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। तो जैसे तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 31 मार्च आ गया, वहां से तुम्हारा डेट काउंट होगा, वहां से तुम्हारा मंथ्स काउंट होगा। तुमको अगले 9 महीने में, नेक्स्ट 9 मंथ्स में तुमको एजीएम कंडक्ट करना है, ठीक है। दिस इज फॉर द फर्स्ट एजीएम। अगर तुम्हारा पहली बार तुम एजीएम कंडक्ट करने जा रहे हो, पहला कंपनी है, नया कंपनी है, तो तुमको 9 महीने जो है आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके 9 महीने के अंदर अंदर तुमको एजीएम कंडक्ट करना होता है। मस्ट बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स ऑफ क्लोजिंग योर फाइनेंशियल ईयर। यही तुमको याद रखना है, इससे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ याद नहीं रखना है। यही लाइन तुम याद रखो, यही चिपकाना एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार कैन नॉट एक्सटेंड द टाइम ऑफ फर्स्ट एजीएम। याद रखना अगर तुम्हारा पहला एजीएम है तो इसका टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलता, तुमको फाइन वगैरह भरना होगा, अच्छा खासा फाइन भरना होगा अगर तुम एजीएम ने टाइमली कंडक्ट नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसा आ जाता है कि एक कंपनी है उसने अपना एजीएम टाइमली कंडक्ट नहीं किया, तो क्या उस एजीएम को, लेकिन उसके बाद किया है, एजीएम कंडक्ट जरूर किया लेकिन टाइम पे नहीं किया। अगले उसको 9 महीने में कंप्लीट करना था, उसने 11 महीने में जाके अपना एजीएम कंप्लीट किया, तो क्या उसके एजीएम को हम लोग नलीफाई कर देंगे, वॉइड घोषित कर देंगे उस एजीएम को? आंसर है नहीं। एजीएम कंडक्ट करना बहुत बड़ा इवेंट होता है,
हालांकि कंपनी टाइमली एजीएम कंडक्ट नहीं कर पाए, उसके लिए फाइन वगैरह हम लोग भरेंगे। वो हम लोग सेक्शन 97 उसके आगे जितने भी सेक्शंस आएंगे उसमें भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि अगर एजीएम टाइमली कंडक्ट नहीं हो पाया तो क्या इनवैलिडेट हो जाएगा? आंसर है नहीं, इनवैलिडेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? फाइन वगैरह भरना होगा कंपनी को। अंडरस्टूड? तो ये हो गया फर्स्ट एजीएम। सेकेंड एजीएम जो है सब्सिक्वेंट एजीएम, मतलब हर साल, क्योंकि एजीएम है एनुअल जनरल मीटिंग, जैसे जैसे तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे तुमको एजीएम जो है कंडक्ट करते रहना है। ठीक, तो इसमें क्या है कि अगर सब्सिक्वेंट एजीएम है तो तुमको टाइम लिमिट है 6 महीना। जैसे ही तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है 31 मार्च को, फिर तुमको 6 महीने के अंदर अंदर तुमको सब्सिक्वेंट एजीएम कंडक्ट करना होता है। सब्सिक्वेंट एजीएम मतलब नेक्स्ट एजीएम, पहला एजीएम के बाद जितने भी एजीएम्स होंगे वो सब्सिक्वेंट एजीएम्स हैं। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर। अंडरस्टूड? अच्छा, इसमें एक ये है कि तुमको 15 महीने से ज्यादा का गैप तुमको नहीं मिलेगा। 15 महीने से ज्यादा का गैप, इसका मतलब ये जो 15 महीना है ये कहाँ से काउंट होगा? तुम्हारा जो फर्स्ट एजीएम हुआ होगा ना, एजीएम, फर्स्ट एजीएम, ठीक है, या फिर कोई भी सब्सिक्वेंट एजीएम हुआ होगा, ठीक है, या तो फर्स्ट एजीएम हुआ होगा या तो सबसे पुराने कंपनी हो तो सब्सिक्वेंट एजीएम तुम कंडक्ट कर रहे हो, अगर नई कंपनी हो तो तुम्हारा फर्स्ट एजीएम हुआ होगा। वहां से जो दो एजीएम के बीच में गैप होता है वो 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 15 मंथ्स। याद रखना, ठीक है? गैप का कंडीशन याद रखो, हैज इट बीन मोर देन 15 मंथ सिंस लास्ट एजीएम और नॉट, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, 15 महीने से ज्यादा गुजर चुका है कि नहीं। ठीक है, अगर यस, इसका मतलब डेडलाइन मिस हो चुका है, डेडलाइन एक्सीड कर लिए तुमने। डेडलाइन क्या कर लिया? एक्सीड कर लिया। अब समझो इस चीज को, धीरे धीरे समझना है। ठीक है, दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। देखो, पहला है तुम्हारा फर्स्ट एजीएम, इसमें हमको फाइनेंशियल ईयर एंड जैसे हो जाता है उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर अपने को एजीएम कंडक्ट कर लेना होता है। फिर आता है सब्सिक्वेंट एजीएम, इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर अपने को जो है एजीएम कंडक्ट कर लेना होता है। एंड गैप बिटवीन टू एजीएम जो है, गैप बिटवीन टू एजीएम, ठीक है, टू एजीएम, अंडरस्टूड? एजीएम 1 एंड सेकेंड एजीएम, इसमें इसके बीच में जो गैप रहेगा नॉट मोर देन 15 मंथ्स। इस बात का तुमको ध्यान रखना है। ठीक, अगर सर 15 मंथ्स मतलब दो एजीएम के बीच में 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो हमेशा याद रखना जब भी तुमको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा ना, तुमको दो टाइम लिमिट निकालना है, तुमको दो टाइम फ्रेम देखना है। अगर एक है तुम्हारा ये 6 महीने का, ठीक है, क्योंकि अगर फर्स्ट एजीएम है तो तुम्हारा गैप कहां से तुम काउंट करने वाले? ये 15 मंथ्स का तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट एजीएम है, तुम पहली बार एजीएम कर रहे हो। ठीक है, तो ये 15 मंथ्स का ही सब्सिक्वेंट एजीएम में एप्लीकेबल होता है। तो 15 मंथ्स एंड 6 मंथ, दो टाइम लिमिट तुम निकालोगे कि एजीएम जो है इस डेट के अंदर हो जाना चाहिए था। फिर देखोगे तो पहला जो एजीएम हुआ था और अब जो एजीएम हुआ है या फिर होने वाला है उसके बीच में कितना गैप है। समझ में आ रहा है? तो दो टाइम लिमिट तुम निकालोगे। अंडरस्टूड? दो टाइम लिमिट तुमको निकालना है। अब क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है कि सो एंड सो कंपनी है, उसने इस डेट पे उसने एजीएम कंडक्ट किया। अब बताओ कि उसका जो टाइम है वो सही टाइम पे उसने कंडक्ट किया है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुमको दो टाइम डेट निकालना है। तुमको 6 महीना जैसे ही उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए तुमको कैलकुलेट करना है कितना डेट हो रहा है, कितना डेट निकल रहा है 6 महीने का, ये तुमने निकाल लिया। फिर तुम देखोगे जो उसने पहला एजीएम कंडक्ट किया होगा वो एजीएम का डेट कौन सा है, वो तुमने कैलकुलेट कर लिया, वो पहला एजीएम का डेट। एंड इसके बाद फर्स्ट एजीएम के बाद, मतलब उसका जो पहले एजीएम हुआ था उसके बाद 15 महीने का तुम डेट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो दो डेट आ चुका होगा तुम्हारे सामने। एक है 15 महीने का डेट, दूसरा है तुम्हारा जो 6 महीने का रिक्वायरमेंट है इसका डेट। दो डेट आ चुका है, ये एक डेट आ चुका है।
अब इन दोनों में से जो भी पहला डेट होगा उसी डेट में तुमको करना है भाई। अब याद रखना कि एग्जामिनेशन में अगर डाउट हो जाए तुमको, यहाँ पे अगर कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, सिर्फ याद रखना तुमको दो टाइमलाइन में देखना है। एक है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दूसरा है 15 महीने का गैप फुलफिल किया कि नहीं। दो फुलफिलमेंट होना चाहिए प्रॉपरली, तभी जाके तुम आंसर दे पाओगे कि मीटिंग जो है ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है। ठीक है, वैलिड और इनवैलिड का क्वेश्चन आ गया तो तब तो और मजा हो जाएगा। तुमको लिखना है अगर पूछ लिए कि भाई टाइम पे नहीं हुआ मीटिंग, टाइम पे कंडक्ट नहीं हो पाया, मीटिंग वैलिड है कि नहीं, वैलिड या इनवैलिड है, ऐसा ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया, तुमको लिखना है कि मीटिंग तो वैलिड है दोस्तों। तुमको लिखना है कि मीटिंग वैलिड रहेगा, लेकिन तुमको फाइन वगैरह जो है, पेनल्टी वगैरह जो है वो तुमको भरना होगा। ये तुमको आंसर में लिखना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? अब समझो इस चीज को अच्छे से देखो। 15 महीने का गैप तुमको देखना है एंड 6 महीने का तुमको विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तुमको कंडक्ट करना है। अगर दोनों डेट एक्सीड कर रहे हैं या फिर दोनों में से कोई भी एक डेट भी एक्सीड कर रहा है और तुमको दिख रहा है कि यार ये तो टाइमली कंडक्ट नहीं हो पाया, मीटिंग टाइमली कंडक्ट नहीं हो पाया, तो तुमको क्या करना है? तुमको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। डेडलाइन मिस हो गया और ठीक है, और एक्सटेंशन नीडेड, या फिर तुम्हारा डेडलाइन मिस हो गया, या फिर तुमको लग रहा है कि यार डेडलाइन तो मिस नहीं हुआ लेकिन डेडलाइन के अंदर अंदर हम लोग मीटिंग कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। दो सिनेरियो हो सकता है। उस वक्त तुमको अप्लाई करना है टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार तुमको 3 महीने का एक्स्ट्रा गैप देता है। कितना महीने का? 3 महीने का एक्स्ट्रा गैप देता है रजिस्ट्रार। समझ में आ रहा है? 3 महीने का तुमको ग्रांट करता है कि चलो एक्सटेंशन ले लो 3 महीने का। ठीक, अगर रजिस्ट्रार ने 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया तो अच्छी बात है। तुम अपना टाइम टेबल, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक्स में आ जाएंगे। लॉजिस्टिक्स मतलब टाइम, डेट, प्लेस, कौन से टाइम में करोगे, क्या करोगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर एक्सटेंशन नहीं दिया, अगर 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं दिया तो क्या हो सकता है? मस्ट होल्ड इमीडिएटली, मतलब तुम्हारा जो टाइम लिमिट है, ठीक है, तुमने सोचा कि यार टाइम पे तो नहीं कर पाएंगे, एक्सटेंशन मांग लेते हैं, तो रजिस्ट्रार ने एक्सटेंशन नहीं दिया तो तुमको अभी के अभी करना है मीटिंग। अगर तुम्हारा डेडलाइन पार हो चुका है, उसके बाद तुम अप्लाई कर रहे हो, जाके पूछ रहे हो रजिस्ट्रार को, सर दे दो ना, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो ना सर, तो अगर रजिस्ट्रार ने दे दिया तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो तुमको पेनल्टी फेस करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? दो केसेस रहेगा यहाँ पे। पूरा एग्जामिनेशन माइंडसेट से पढ़ा रहा हूँ तुमको, सो दैट तुमको कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का दिक्कत ना आए। ठीक, क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे फिर से, मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फिर 15 महीने का गैप देखना है। ठीक है, 15 महीने का गैप अगर रीच नहीं कर पाया, डेडलाइन मिस हो गया, या फिर तुम एक्सटेंशन के लिए सोच रहे हो, तो तुम अप्लाई करोगे रजिस्ट्रार को। अगर 15 महीने का जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गैप जो है वो पूरा फुलफिल कर लिया तुमने, 6 महीने के अंदर अंदर तुमको करना है। ठीक है, अगर नहीं है, मतलब 15 महीने जो है वो पार नहीं हुआ है, इज मोर टाइम नीडेड बियॉन्ड 6 मंथ फ्रॉम क्लोजर, देन ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई टू रजिस्ट्रार। मतलब तुमको अगर ज़्यादा टाइम चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए तो। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? दो कंडीशन हो सकता है, एक है तुमने टाइम लिमिट क्रॉस कर दिया, दूसरा है टाइम लिमिट से पहले तुम एक्सटेंशन के लिए जा रहे हो, ये डेडलाइन मिस कर दिया, या फिर तुमको और एक्सटेंशन चाहिए। ठीक है, इज मोर टाइम नीडेड बियॉन्ड 6 मंथ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर क्लोज, अगर तुमको ज्यादा चाहिए टाइम लिमिट तो तब भी तुम रजिस्ट्रार को अप्लाई करोगे। तो रजिस्ट्रार या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। अगर यस बोल दिया तो तुम कंटिन्यू करोगे, 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया तुमको। एक्सटेंशन कितना मिल सकता है? 3 महीने का। याद रखना, यहाँ पे जो एक्सटेंशन मिलेगा ना, यहाँ पे जो एक्सटेंशन मिलेगा ये 3 महीने का मिलेगा, +3 का एक्सटेंशन मिलेगा तुमको। ठीक है, ये है एक्सटेंशन। 3 महीने का एक्सटेंशन तुमको मिलेगा। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार ने हाँ बोल दिया तो। अगर ना बोल दिया तो फिर तुमको इमीडिएटली तुमको करना है कंडक्ट, या फिर अगर तुमने एक्सटेंड कर, मतलब तुमने डेडलाइन पार कर दिया, तो तुमको पेनल्टी फेस करना होगा। चलो, सब कुछ हम लोग ने समझ चुके। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि चलो एजीएम तो कंडक्ट करना ही है। ठीक है, अब एजीएम कंडक्ट करोगे, क्या क्या डिटरमाइन करना है तुमको? डिटरमाइन करना है टाइम, डेट एंड प्लेस। टाइम, डेट एंड प्लेस तुमको डिटरमाइन करना है। अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला है यहाँ पे। पहला है सेक्शन 8 कंपनी, दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी, तीसरा है अदर कंपनीज। याद रखना, पहला है सेक्शन 8 कंपनीज, दूसरा है गवर्नमेंट कंपनीज, तीसरा है अदर कंपनीज। अगर तुम्हारा सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी कौन सा कंपनी बताओ? चैरिटेबल कंपनी अगर है
तो बोर्ड डिटरमाइन करेगा डेट, टाइम एंड प्लेस, ठीक है। लेकिन ये जो बोर्ड डिटरमाइन करेगा ये सब्जेक्ट टू डायरेक्शंस ऑफ द जनरल मीटिंग होगा। मतलब उसके जो उनके जो मेंबर्स रहेंगे ना, सेक्शन 8 कंपनीज के जो मेंबर्स होंगे, वो जहां चाहेंगे, वो जहां पे मेजोरिटी में वोट डाल दिए वहां पे तुम कर लो मीटिंग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में जो मेंबर्स डायरेक्ट करेंगे कि हमको गोवा में करना है तो तुम गोवा में कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी के लिए भारी रिस्ट्रिक्शन होता है। गवर्नमेंट कंपनी का टाइम देखो, सेक्शन 8 कंपनी का कोई टाइम टेबल नहीं है, आराम से करो, जो भी जनरल मीटिंग में तुम लोगों ने डिसाइड किया है मेंबर्स ने, वहां पे कर लो, टाइम, डेट एंड प्लेस, ठीक। अब जो गवर्नमेंट कंपनी होते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनी का 9 to 6 PM ही तुमको करना है, एंड नेशनल हॉलीडे नहीं हो सकता, नॉट ऑन नेशनल हॉलीडे। जैसे मेरा बर्थडे 26 जनवरी, ठीक है, फिर महात्मा गांधी का बर्थडे, ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस डे, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों का जो बर्थडे होता है एंड इंडिपेंडेंस डे होता है, तो ये जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं ना, उस वक्त तुम नहीं कर सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी का स्टैंडर्ड रूल क्या है, 9 to 6 PM, नॉट ऑन नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे में नहीं होगा। प्लेस का डिसीजन कैसे करेंगे, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए मतलब अगर तुम्हारे गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है तो उसी रजिस्टर्ड ऑफिस में कंडक्ट कर लो, या फिर जो भी सिटी में, जो भी टाउन में, जिस भी विलेज में तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, उस विलेज, सिटी, टाउन, विलेज के कोई बड़ा सा कमरा बुक कर लो, होटल बुक कर लो। जैसे होटल वगैरह में जनरल मीटिंग होता है, तुमको पता ही है, किसी भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इतना बड़ा नहीं होता कि किस उनका मीटिंग कर ले, एनुअल जनरल मीटिंग कर ले। वो लोग नॉर्मली होटल्स जो है ना, बड़े बड़े होटल्स को हायर जो है रेंट पे लेते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह, मीटिंग वगैरह होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम होता है ना होटल्स में, हर हर बड़े बड़े होटल्स में तुमको मिलेगा। तो जिस भी पकड़ लो, तुम्हारा कलकत्ता में है, कलकत्ता में है तुम्हारा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, तो कलकत्ता के रजिस्टर्ड ऑफिस में जो भी तुम्हारा होटल्स रहेंगे ना, जो भी तुम्हारा क्या रहेंगे बताओ, जो भी तुम्हारा होटल रहेगा, जो भी तुम्हारा क्या रहेगा, होटल रहेगा, मतलब उसी कलकत्ता में कोई भी होटल वगैरह है वहां पे कर लो। तो सिटी, टाउन, विलेज, या फिर तुम्हारा अगर विलेज में है, अगर किसी भी टाउन में है, जैसे डिमापुर टाउन, ठीक है, तो किसी भी टाउन में तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसी टाउन के कोई भी होटल में कर लो। सिंपल बात है कि रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे लोकेटेड है ना, वहीं पे करो, वहां मतलब उसी के आसपास करो। समझ में आ रहा है, क्या है, समझ में आ रहा है। और अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रख पा रहे हो मीटिंग, तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस में रख लो। ऑप्शन बी ये होता है दोस्तों, याद रखना, ये नोट्स मेरे को शेयर भी करना है तुमको, इसलिए मैं ये इरेज कर रहा हूं। ऑप्शन बी ये भी होता है कि अदर प्लेसेस अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई और प्लेस अप्रूव कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि चलो एक काम करो, तुम अपना जो मीटिंग है ना वो तुम गोवा में कर लो, ठीक, तो वहां पे तुम कर सकते हो, अदर प्लेस अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना ऑप्शन बी में आता है, ठीक। उसके बाद आता है फाइनली अदर कंपनीज। अदर कंपनीज में सब आ जाते हैं, बाकी जितने भी कंपनीज है वो सारे आ जाते हैं। टाइम लिमिट क्या है, 9 to 6 PM हमेशा, एनी डे एक्सेप्ट अ नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे में नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इज द कंपनी अनलिस्टेड, तुमको सोचना है कि यार अनलिस्टेड कंपनी है या फिर लिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी है तो ज्यादा कुछ रूल्स नहीं लगता उसके ऊपर, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो ज्यादा रूल्स लगेंगे। याद रखना दोस्तों कि यही जो पॉइंट्स है ना, यहां में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं तुमको करा रहा हूं। तुमको लग रहा होगा कि यार सर इतना डीपली तो हम लोगों ने कभी करे नहीं, इसलिए तुम क्वेश्चन पेपर जो है वो आंसर नहीं कर पाते, ठीक है। तो तुमको सोचना है कि यार बाकी कंपनीज के अंदर क्या लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है। अगर अनलिस्टेड है तो डज इट वांट टू होल्ड एजीएम आउटसाइड लोकल सिटी टाउन विलेज, आंसर है नो। अगर नो है, आंसर है नो, मतलब अगर क्या बाहर करना चाहती है या फिर अंदर, उनको तो नॉर्मली करना ही है सिटी टाउन विलेज में ही करना है, जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहीं पे करना होगा, सबको ही है। लेकिन क्या वो बाहर करना चाहता है, डज इट वांट टू होल्ड एजीएम आउटसाइड लोकल सिटी, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो। अगर आंसर है नो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर आंसर है यस तो डिड 100% ऑफ मेंबर्स कंसेंट इन एडवांस, तुमको एडवांस में कंसेंट लेना होगा, 100% मेंबर का कंसेंट लेना होगा। ये है किसके लिए बताओ, अनलिस्टेड कंपनी के लिए, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है। तो डज इट वांट टू होल्ड एजीएम आउटसाइड लोकल सिटी टाउन विलेज, आंसर यस। बाय डिफॉल्ट देखो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि वो लोग
अपने ही टाउन में, अपने ही रजिस्टर्ड ऑफिस में, विलेज में करेंगे, ठीक है, ये नियम है। लेकिन अगर वो बाहर करना चाहते हैं यस, तो उनको कंसेंट लेना है 100% मेंबर्स का, ठीक है। अगर कंसेंट मिल गया तो एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कहीं किसी भी जगह पे वो कर सकते हैं, अनलिस्टेड कंपनी के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। और जो लिस्टेड कंपनी है ना, उनको हमेशा हमेशा मस्ट बी एट रजिस्टर्ड ऑफिस और विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज, याद रखना, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के लिए है, अंडरस्टूड। और लिस्टेड कंपनी हमेशा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, सिटी टाउन एंड विलेज में ही कंडक्ट करेगा अपना, क्या बताओ, एजीएम, ठीक। अच्छा, हो गया पूरा प्रोसीजर, फिर तुम अकॉर्डिंग टू द रूल्स तुम अपना एजीएम कंडक्ट कर लो। क्या यहां तक कोई डाउट है? अगर अगर है तो पूछ लो टाइम लिमिट के ऊपर। एक कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा होता है, सर ईजीएम एंड एजीएम के टाइम लिमिट में क्या दिक्कत है? ईजीएम, ये तो ईजीएम जब करेंगे तब देखेंगे, प्लस एजीएम। ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है, इसमें कोई टाइम डेट लिमिट जो है ना ये लागू नहीं होता है। नॉर्मली तो लागू होगा, लेकिन अगर इमरजेंसी का सिचुएशन है तब ये लागू नहीं होता। इसका नाम ही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पकड़ ले तेरे कंपनी में आग लग गया, ठीक है, कंपनी में आग लग गया रात के 2 बजे, तुमको मीटिंग करना है, कि तुम सुबह 6 बजे के लिए वेट करोगे या फिर मीटिंग में जाओगे सीधा 3 बजे मीटिंग करोगे, कंडक्ट करोगे ना। तो ईजीएम का ये टाइम लिमिट, डे महात्मा गांधी का बर्थडे हो और मेरा बर्थडे हो, जब भी हो, समझ में आ रहा है, जब भी हो, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कि भैया हमने को ये करना है वो करना है, अंडरस्टूड। तो ईजीएम नॉर्मली जो है, नॉर्मली तो ये सही सेम ही रूल फॉलो होगा ईजीएम जैसा, 9 to 9, तुम्हारा 6 to 9 एंड 9 to 6 एंड ऑल, ठीक है। लेकिन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा सिचुएशन आ जाए देन यू कैन कंडक्ट योर मीटिंग एट एनी टाइम एनी प्लेस, ठीक है, ये याद रखना। ये थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है बिटवीन ईजीएम एंड एजीएम। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आई होप कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे देखेंगे सेक्शन 97 96 बहुत ईजी है, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छा खासा, ठीक है, ओके। देखो सेक्शन 97 एंड सेक्शन 98 क्या कहता है? 97 कहता है एजीएम का अगर तुमने डिफॉल्ट कर लिए, अगर ईजीएम का डिफॉल्ट कर लिए, ठीक है, तुमको बुलाना था एजीएम, तुमने नहीं बुलाया, ईजीएम बुलाना था नहीं बुलाया, ये सेक्शन ईजीएम 100, ईजीएम जो है ना, ईजीएम 96 है तुम्हारा यहाँ पे, ये मैं 96, ईजीएम तुमने नहीं बुलाया, ईजीएम एजीएम तुमने नहीं बुलाया एंड ईजीएम भी तुमने टाइमली नहीं बुलाया, तो ट्रिब्यूनल का एक पावर होता है कि ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है वहां पे, ठीक है, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, बहुत ही सटीक से तुमको देखना है, इसमें डिफरेंसेस बहुत बारीकी से देखना है। ट्रिगर कब होगा? ये सेक्शन 97 एंड 98, 97 है फॉर एजीएम एंड 98 है फॉर ईजीएम, ठीक है। ट्रिगर तब होगा जब फेल हो गया कोई एजीएम कंडक्ट करने में, कंपनी फेल हो गया एजीएम कंडक्ट करने में, कंपनी फेल हो गया ईजीएम कंडक्ट करने में, तब ये ट्रिगर हो जाएगा। पहले ईजीएम का देखेंगे अच्छा, ये ट्रिब्यूनल को कौन अप्रोच करेगा इसकी चीज के लिए? ट्रिब्यूनल को हवा हवा से थोड़ी पता चलेगा, ट्रिब्यूनल थोड़ी टाइम बैठ के देख रहा है नेट पे कि किसका एजीएम हुआ है किसका नहीं हुआ है, कोई ना कोई जाके बोलेगा तो ना। तो कौन बोल सकता है? हु कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल को कौन जाके बोल सकता है? याद रखना हमेशा एजीएम के लिए सिर्फ मेंबर्स जाएंगे, मेंबर्स जाके बोल सकते हैं, मेंबर्स जाके कह सकते हैं ट्रिब्यूनल को कि भाई साहब कंपनी ने मीटिंग नहीं बुलाया, एजीएम नहीं बुलाया, आप कुछ करो। और ईजीएम अगर नहीं बुलाया तो डायरेक्टर भी जा सकता है, मेंबर भी जा सकता है, ट्रिब्यूनल अपने खुद के सुओ मोटू मतलब खुद का मर्जी, अपने ही खुद के मर्जी से वो जाके बोल सकता है कंपनी को, ठीक है। समझ में आ रहा है कि भैया तुमने मीटिंग क्यों नहीं किया? समझ में आ रहा है? तो ट्रिब्यूनल यहाँ पे सुओ मोटो का पावर यूज कर सकता है, डायरेक्टर खुद जा सकता है ट्रिब्यूनल के पास एंड मेंबर। अब तुम सोचोगे कि सर डायरेक्टर क्यों जाएगा? डायरेक्टर ही तो सबसे बड़ा यहाँ पे गुनेगार है, उसने ही तो मीटिंग कंडक्ट नहीं कराया है, तो वो क्यों जाएगा ट्रिब्यूनल के पास? देखो कंपनी में डायरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, पकड़ लो 5 शैतान डायरेक्टर से और एक अच्छा डायरेक्टर था, 5 शैतान डायरेक्टर एंड एक अच्छा डायरेक्टर, 6 डायरेक्टर है कंपनी में। वो जो एक अच्छा डायरेक्टर है ना, वो जाके बोल सकता है ट्रिब्यूनल को कि देखो ईजीएम बुलाने के लिए कब से कह रहा है, बुला ही नहीं जा रहा है डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये डायरेक्टर भी अप्लाई कर सकता है, मेंबर भी अप्लाई कर सकता है एंड अपना
ट्रिब्यूनल अपने खुद के मर्जी से भी बोल सकता है कंपनी को, ए तूने ईजीएम कंडक्ट नहीं किया। समझ में आ रहा है? अच्छा, ट्रिब्यूनल का पावर क्या होता है? दोनों में सेम ही पावर होता है, कुछ ज्यादा अलग नहीं होता है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, जैसे ही मेंबर से परमिशन मिल गया, सॉरी एप्लीकेशन मिल गया, मेंबर से क्या मिला, एप्लीकेशन, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, कॉल करेगा, डायरेक्ट करेगा द कॉलिंग ऑफ द एजीएम, बुलाएगा, एजीएम बुलाओ, क्यों नहीं बुला रहे हो, क्या करेगा, या तो कॉल करेगा या तो डायरेक्ट करेगा। कॉल मतलब ट्रिब्यूनल खुद बुला रहा है एजीएम, और डायरेक्ट मतलब कंपनी को कहा जा रहा है, कंपनी को डायरेक्शन मिल रहा है कि भैया एजीएम कंडक्ट करो। ठीक। अच्छा, इशू एंसिलियरी और कॉन्सिक्वेंशनल डायरेक्शंस। एंसिलियरी या फिर कॉन्सिक्वेंशनल डायरेक्शंस मतलब, एंसिलियरी और कॉन्सिक्वेंशनल डायरेक्शंस का मतलब ये होता है कि ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकता है। एक तो देखो, तुमने तुमने या तो कंपनी ने डेट, कंपनी ने देखो ना, कंपनी ने डेट, टाइम, वेन्यू सब फिक्स कर रखा है, ठीक है, पहले से फिक्स है, अंडरस्टूड। तो ट्रिब्यूनल कह सकता है कि जो तुमने टाइम एंड वेन्यू पे किया है ना, उस पर तुम करो, एंड डेट जो है वो मैं तुमको एडिशनल बता रहा हूँ, ठीक है, कौन से डेट पे तुमको करना है। या तो ट्रिब्यूनल पूरा ही बोल सकता है कि तुम ये वाले टाइम, ये वाले डेट, ये वाले टाइम, ये वाले वेन्यू पे करो कंडक्ट। तो ट्रिब्यूनल खुद से कहना कि तुमको एडिशनल डायरेक्शंस देना कि कैसे मीटिंग कंडक्ट होगा, इन विच मैनर द मीटिंग शैल बी कंडक्टेड, फोरम का रिक्वायरमेंट क्या है, एजेंडा क्या होना चाहिए, नोटिस वगैरह सब कुछ कंपनी का डायरेक्शन मिल रहा है फॉर ट्रिब्यूनल, फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। उसको कहा जाता है इशू एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशनल डायरेक्शंस। या तो ट्रिब्यूनल ये भी कह सकता है तुम अपना अपना देख लो प्रॉपरली, अपना जो नोटिस का रिक्वायरमेंट है, ये वो का रिक्वायरमेंट है, तुम प्रॉपरली देख लो, मेरे को सिर्फ चाहिए कि टाइमली हो जाए, इस टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, इस प्रकार का भी डायरेक्शन दे सकता है ट्रिब्यूनल। क्या है, समझ में रहे? सर ये वाला पोर्शन क्या आपने बना के लिखा है क्या सर, ये क्या सर अपने दिमाग से लिखा है क्या? नहीं, ये पूरा सीधा सीधा का सीधा बेयर एक्ट से लिखा है दोस्तों। तो तुमको इशू एंसिलरी कॉन्सिक्यूशनल डायरेक्शंस को याद कर लेना है, छोटा ही चीज है और कुछ नहीं है। अब इसमें मजा मजा तब आता है जब ट्रिब्यूनल कहता है कि सुनो, कंपनी का इतना बड़ा हिम्मत, कंपनी ने एजीएम कंडक्ट नहीं किया, तो ट्रिब्यूनल कहेगा एक काम करो, जिस मेंबर ने अप्लाई किया, या तो एक मेंबर हो या तो जितने भी हो जाए, तुम अकेले ही मीटिंग कंडक्ट कर लो, और जो भी तुम डिसाइड करोगे वो कंपनी के ऊपर मैं लागू करवा दूंगा। तो मे डायरेक्ट वन पर्सन इन पर्सन, ठीक है, इन पर्सन मतलब खुद जाके वो पर्सन जो भी मेंबर है जिसको भी डायरेक्शन मिला, जाओ तुम कंपनी का एजीएम कंडक्ट कर लो। तो तुम सोच रहे हो कितना ज्यादा भोकाल हो सकता है वो मेंबर, क्या क्या कर सकता है मेंबर, तो ऊंच नीच बहुत कुछ कर सकता है कंपनी का, है ना। इसलिए कंपनी कभी भी भूल से भी एजीएम डिले नहीं करता है, ठीक है। उसके ऊपर और एक कंपनी के ऊपर नाइटमेयर जो है वो ये आ सकता है कि ट्रिब्यूनल कह दे कि या तो इन पर्सन या तो प्रॉक्सी में। इसका मतलब ये कि ट्रिब्यूनल डायरेक्शन दे रहा है, ट्रिब्यूनल डायरेक्शन दे रहा है किसी भी, ट्रिब्यूनल जो है वो डायरेक्शन दे रहा है किसी भी मेंबर को, जिस भी मेंबर ने एप्लीकेशन भेजा होगा ट्रिब्यूनल को, उसको डायरेक्शन दे रहा है। बोला कि तुम पर्सनली प्रेजेंट होके मीटिंग कर लो, तुम एक अकेली मीटिंग कर लो, जो भी तुम लिख दोगे सब मैं अप्लाई कर दूंगा कंपनी के ऊपर, ठीक है, तुम सब कुछ करो मैं अप्लाई कर दूंगा। ट्रिब्यूनल के पास इतना पावर होता है, ठीक। और दूसरा चीज जो हो सकता है वो ये कि कह सकता है कि तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं है ना, तो तुम्हारे घर का कोई ड्राइवर, किचन में काम करने के लिए जो हाउस हेल्प है उनको भेज दो, वो लोग मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। मतलब इतना मतलब मजाक बना रखा है ट्रिब्यूनल ने। बोला कि जो भी डिसीजन लेंगे प्रॉक्सी वाले, प्रॉक्सी कौन होता है, प्रॉक्सी का मतलब होता है तुम्हारे जगह कोई और जाना, या तो तुम पर्सनली प्रेजेंट होकर मीटिंग कंडक्ट कर लो, या तो तुम्हारे जगह तुम्हारे ड्राइवर वाइवर को भेज दो, वो भी पर्सनली अगर वो भी प्रेजेंट होके प्रॉक्सी में भी अगर मीटिंग कर ले, तो ये अप्लाई हो जाएगा पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर। इतना भयानक प्रोविजन बना दिया है, इसलिए किसी का औकात नहीं, किसी भी कंपनी का औकात नहीं कि वो अपना एजीएम डिले कर दे। क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब एजीएम के लिए टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग एजीएम कंडक्ट कर लेते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है ईजीएम। ईजीएम का तो तुमको यहां तक और पता ही है। ऑर्डर देखो क्या पास कर सकता है ट्रिब्यूनल, ऑर्डर ए मीटिंग टू बी कॉल्ड, हेल्ड, कंडक्टेड एज थिंग्स फिट। मतलब ट्रिब्यूनल बोलेगा कि मीटिंग कंडक्ट करो, फिर इशू करेगा एंसिलरी कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस, ठीक है, कि किस कौन सा टाइम पे कहाँ पे क्या होगा, एजेंडा वगैरह वगैरह, ये सीधा का सीधा पूरा ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करके बोल दे तुमको, ठीक है। और दूसरा, मे मॉडिफाई और सप्लीमेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और आर्टिकल्स। तुम्हारे एक्ट आर्टिकल्स में जो कुछ भी लिखा होगा ना, वो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है ट्रिब्यूनल। समझ में आ रहा है? तुम्हारे अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि भैया
कंपनी के परमिशन के बिना कोई ईजीएम कंडक्ट नहीं हो सकता, या फिर उल्टा सीधा कुछ भी लिखा हो, तुम तो अपना आर्टिकल है, तुम तो कुछ भी लिख सकते हो, लिख दिए तुमने, उसमें पूरा चेंजेस कर देगा अपना ट्रिब्यूनल। ठीक, लास्ट में आता है वही 1% पर्सनली प्रेजेंट, या फिर प्रॉक्सी में कोई भी आके तुम्हारा ईजीएम कंडक्ट करके भाग सकता है। समझ में आ रहा है? तुम्हारा कंपनी का सत्यानाश हो सकता है पूरा का पूरा, इसलिए इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं ये। 97 98 याद रखोगे। एक चीज़ तुमको बता देता हूँ तुमको याद रखने के लिए, 96 में आएगा तुम्हारा एजीएम, 97 में आएगा अगर एजीएम नहीं किए तो ट्रिब्यूनल जो है क्या क्या कर सकता है तुम्हारे साथ। फिर याद रखना, जो भी तुम्हारा लॉ मेकर्स है, जिसने भी ये लॉ लिखा होगा, ये सेक्शंस ड्राफ्ट कर रहे होंगे, शायद उन्होंने कुछ ना कुछ क्या कहते इसको, नशीली पदार्थ, ठीक है, उन्होंने जो है कंज्यूम किया होगा, जिसके कारणवश उन्होंने 100 सेक्शन 100 में उन्होंने ईजीएम रखा, सेक्शन 100 में ईजीएम रखा, और 100 के 2 सेक्शन पहले 98 में उन्होंने रखा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फॉलोइंग योर ईजीएम, जो ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकता है। तो पहले तो नॉर्मली 98 में ईजीएम ही डाल सकते थे उसके बाद, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को, ये एक जो मैंने तुमको बताया है जस्ट फॉर फन, ये याद करके तुम याद कर सकते हो कि भैया ईजीएम 100 में होगा, 98 में होगा, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है उनके साथ। ठीक, क्या है, समझ में आ रहा है? अच्छा, लिख लेना, ठीक है। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ना, छोटा मोटा चीज़ें जो है ना, वो तुम अपने रफ नोट में आराम से लिख लो। ये तो नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन फिर भी तुम एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं इस नोट्स को क्लीन रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये शायद मैं इसको भी मिटा दूँ, लेकिन क्लीन रख के तुमको प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि प्रॉपरली तुम अपने हिसाब से इसको राइटिंग वाइटिंग जो कुछ भी करना है तुम लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेक्शन 97 96 जो है, अब देखो क्वेश्चंस तुमको घर में सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का एक अलग सेशन वगैरह होगा, लेकिन क्वेश्चंस में तुमको समझा दूंगा प्रॉपरली क्या करना है नहीं करना है, तुम कितने समझे और कितना कितना तुम्हारा दिमाग में घुसा है चीज़ें, वो मेरे को देखना है। क्वेश्चन क्या है, देखो, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, फेल टू कंडक्ट इस एनुअल जनरल मीटिंग फेल हो गया। अब तुमको क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटा सा एडवाइस देता हूँ, हमेशा क्वेश्चन लास्ट में से देखना है, लास्ट वाले पोर्शन में से देखना है। स्टार्टिंग करना है क्वेश्चन का, रीडिंग जो है तुमको लास्ट में से करना है, तुमको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, तो तुमको सेक्शन का डिटर्मिनेशन भी लास्ट वाले पोर्शन में आएगा, ऊपर तो कहानी होगा ना, तो नीचे पढ़ो। क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग एजीएम। यहाँ पे तुमको दिमाग में क्लिक करना है कि ये तो सेक्शन 96 के बारे में पूछा जा रहा है। फिर तुमको लिखना है, डिस्कस द लीगल प्रोविजन अंडर सेक्शन 97। यहाँ तो दे दिए सेक्शन 97, तो याद आ चुका है कि अच्छा सेक्शन 97 लिखना है, ट्रिब्यूनल के बारे में लिखना है। फिर व्हाट डायरेक्शंस के अंदर ट्रिब्यूनल इशू, क्या क्या डायरेक्शंस ट्रिब्यूनल इशू कर सकता है। फिर इफ द ट्रिब्यूनल ऑर्डर द मीटिंग टू बी हेल्ड एंड ओनली मिस्टर अर्जुन इज प्रेजेंट, अगर सिर्फ एक ही बंदा मिस्टर अर्जुन प्रेजेंट हो, कैन द मीटिंग बी कंसिडर्ड वैलिड, क्या मीटिंग वैलिड हो सकता है कि नहीं। जस्टिफाई योर आंसर्स विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन। इसका मतलब ये कि एक अकेले इंसान जो है उसके द्वारा मीटिंग कंडक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब ये कि एजीएम फेल हो चुका है, एजीएम टाइमली कंडक्ट नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी जो है उसको सजा देने के लिए ट्रिब्यूनल ने मिस्टर अर्जुन को भेजा है फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग। तो तुमको लिख देना है। क्या समझ में आ रहा है? ये सेक्शन तुमको सेक्शन 97 में ही मिलेगा सब कुछ। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 100 पढ़ा नहीं है, 100 का क्वेश्चन आगे जाके देखेंगे हम लोग। क्या है, तुम लिख के आ पाओगे प्रॉपरली, प्रोविजन ड्राफ्ट करके। हमेशा याद रखना दोस्तों, 3 फॉर्मेट में, 3 या तो 4 फॉर्मेट में तुम अपने आंसर्स को ड्राफ्टिंग करोगे। पहला है, लिखोगे तुम रिलेटेड प्रोविजन, ये पहला हो गया। दूसरा लिखोगे फैक्ट एंड एनालिसिस, तीसरा लिखोगे कंक्लूजन। अगर तुम्हारा कंक्लूजन, हमेशा देखना कंक्लूजन अगर यस और नो में है, कुछ भी कंक्लूजन यस और नो में आ रहा है, ठीक है, अंडरलाइन कर देना उसको। अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर जो भी ड्राफ्ट करोगे अंडरलाइन करके ड्राफ्ट करना है। जो भी आंसर लिखोगे, जो भी मेन पॉइंट होगा ना, मेन वर्ड्स होंगे, उसको अंडरलाइन करना है। ऐसे ये 3 पार्ट में डिवाइड करो आंसर को हमेशा, ठीक है। और एक पार्ट तुम लिख सकते हो ऊपर में सेक्शन, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता, रिलेटेड प्रोविजन में ही तुम सेक्शन को घुसा दो एज पर सेक्शन।
अगर तुमको सेक्शन आ रहा है तुमको लिखना है एज पर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर तुमको सेक्शन नहीं आ रहा है तुमको लिखना है एज पर द रिलेटेड प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। याद रख पाओगे? बहुत बवाल। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक तुमको समझ में आ चुका है? अगर यस है तो यस ड्रॉप करो कमेंट सेक्शन में, सर सेक्शन 97 समझ में आ चुका है पूरा का पूरा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। ये होमवर्क है, मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, ये मैं चेक करूंगा ग्रुप में, मजाक नहीं चल रहा लाडले, एकदम ग्रुप में मैं चेक करूंगा कि तुम ये आंसर लिख रहे हो कि नहीं, मैं पूरा प्रॉपरली देखूंगा और ग्रुप में इसका मैं ड्राफ्टिंग करके भी तुमको बता दूंगा कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, सेक्शन 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग देखने वाले हम लोग। सेक्शन 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, किसी को भी पानी वगैरह पीना है जाके पी के आ जाओ। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। पॉज कर लो वीडियो को, चलो स्टार्ट करते हैं। कल के लिए कुछ भी नहीं रखना है दोस्तों, आज के आज कंप्लीट करके नक्की करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसको हम लोग कहते हैं ईजीएम सेक्शन 100, बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन है ईजीएम सेक्शन 100। होता क्या है इसमें, देखो ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी किसी भी वक्त जो है दरकार हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि साल में सिर्फ एक ही बार होगा ईजीएम, मतलब इसका कोई काउंट नहीं है। अनलिमिटेड टाइम तुम ईजीएम बुलाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अनलिमिटेड टाइम तुम ईजीएम बुलाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, ईजीएम कौन बुला सकता है? ठीक है, पहला तो ठेकेदार। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार है हमारा बोर्ड मेंबर्स, वो बुलाएंगे ईजीएम को। बोर्ड के पास पावर है ईजीएम बुलाने के लिए, उनको कुछ भी डिस्कस करना है तो वो ईजीएम बुलाएंगे। अच्छा, जब हम लोग कहते हैं ना जनरल मीटिंग, याद रखना जनरल मीटिंग में एजीएम प्लस ईजीएम दोनों आते हैं। जनरल मीटिंग मतलब एजीएम प्लस ईजीएम। जनरल मीटिंग मतलब सिर्फ एजीएम नहीं, जनरल मीटिंग में ईजीएम भी आता है, याद रखना इस चीज को। अच्छा, बाय द बोर्ड बुला सकता है। ठीक है, सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 2 में बताया गया कि मेंबर भी बुला सकते हैं, मेंबर्स भी बुला सकते हैं। अगर मेंबर्स को बुलाना है मीटिंग, तो क्या करेंगे मेंबर्स? भाई एक है राम, जिसके पास कंपनी का 12% शेयर्स राम के पास है। दूसरा है पकड़ लो श्याम, जिसके पास कंपनी का 2 शेयर्स है, 2% नहीं 2 शेयर्स है। अब अगर शाम को लगा कि नहीं मीटिंग बुलाना चाहिए, 2 शेयर पकड़ के बैठा है शाम, 2 शेयर, उसको लग रहा है कि मीटिंग बुलाएंगे डायरेक्टर भागते भागते आएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये जो मेंबर्स मीटिंग बुलाएंगे ना वही बुलाएंगे जिनका औकात है। सर ये औकात क्या लगा रखा है सर, थोड़ा ज्यादा नहीं बोले हो आप सर? नहीं, औकात का मतलब होता है दोस्तों तुम्हारा हैसियत तभी होगा अगर तुम्हारे पास 1/10 का शेयर्स है, कंपनी का जो शेयर्स है, जितना भी शेयर कंपनी ने इशू किया है उसका 1/10 कह लो या फिर 10% कह लो। ठीक है ना, 1/10, 100% में से 10% होना चाहिए। ठीक, अगर तुम्हारा जो कंपनी है वो शेयर वाला कंपनी है ही नहीं, तो समझ में आ रहा है, शेयर वाला कंपनी है ही नहीं, तो उसमें वोटिंग पावर तो होगा ना। तो वो लोग, वो मेंबर्स जिनके पास 1/10 का वोटिंग पावर है, ठीक है, 10% कर लो 1%, ये एक्चुअली तुमको लिखना है 1/10 ही। ठीक है, समझाने के लिए मैंने 10% लिखा है यहाँ पे। ये बड़े वाले लोग, ये ऐसे आंडू पांडू लोगों को 2 शेयर लेके आके घुटका जमा के आके कह रहे कि डायरेक्टर मीटिंग करा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा मेंबर देखो, एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड देखो तुम्हारा होना चाहिए। कंपनी, अगर तुम्हारा कंपनी है तो विथ शेयर कैपिटल वाला, अगर कंपनी है तुम्हारा कंपनी विथ शेयर कैपिटल, तो मेंबर जिसके पास इक्वल्स टू या फिर मोर देन या फिर इक्वल्स टू, ये है मोर देन साइज, जिस पिछवाड़ा पीछे है इसका मतलब मोर देन, और ये है इक्वल टू साइन। ठीक है, मोर देन या फिर इक्वल टू 1/10 का तुम्हारा वोटिंग पेड अप कैपिटल अगर है तो जाके तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो सर यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा अप्लाई करेगा? नहीं, तुम मेंबर्स को एकजुट करो, कम से कम 10-15 मेंबर, 20, 200, 100 मेंबर को एकजुट करो, इतना मेंबर्स को एकजुट कर लो सो दैट ये वाला थ्रेशोल्ड ये एक्सीड कर जाए।
या तो यहाँ तक रीच कर ले, कम से कम 1/10 वाला रीच कर ले पाई पाई होके, या फिर इसको थोड़ा एक्सीड करके आगे निकल जाए, तो उतने सारे मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक अकेला इंसान अगर पकड़ लो, राम जी, जिसका पास तो 12% का ही शेयर है कंपनी के, जितना शेयर है उसका 12% का वोटिंग शेयर्स है उसके पास, तो राम अकेले भी अप्लाई कर सकता है, राम अकेले भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, राम के पास अगर पकड़ ले 5% है, तो राम और 5% शेयर्स वाले शेयर होल्डर्स जो है उनको एकजुट करके अप्लाई करेंगे फॉर ईजीएम। क्या ये समझ में आ रहा है ना? सो दैट आंडू पांडू लोग कोई भी आके जो है ईजीएम के लिए रिक्वेस्ट ना करे। ठीक, कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो क्या करेगा? उसका तो वोटिंग पावर तो होगा ना, तो वोटिंग पावर जिन भी मेंबर्स के पास 1/10 इक्वल्स टू या तो इससे ज्यादा 1/10 से ज्यादा अगर वोटिंग पावर है, तो उनको जो है अप्लाई के लिए आराम से। थ्रेशोल्ड मीट कर रहा है तो आगे जाके देखेंगे क्या होगा। नहीं मीट कर रहा है, कैनॉट रिक्वेजिशन, मतलब तुम रिक्वेस्ट ही नहीं कर सकते। अगर मीट कर रहा है तो तुमको क्या करना है? अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। सबमिट अ वैलिड रिक्वेजिशन टू रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में तुमको सेंड करना होगा। याद रखना, जितने भी मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं सब मेंबर्स साइन करेंगे उसको, मैटर स्पेसिफाई करेंगे कि किस मैटर के ऊपर तुम ईजीएम बुलाना चाहते हो। ये तुम अपने रिक्वेजिशन जो तुम्हारा लेटर होगा वहां पे तुमको देना है। ठीक, अब बोर्ड रिसीव करेगा रिक्वेजिशन। ठीक है, यहां से टाइम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बोर्ड रिक्वेजिशन उसको मिला, बोर्ड को क्या करना है? बोर्ड को जैसे उसको मिला, बोर्ड को 21 डेज के अंदर अंदर अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 4, 21 डेज के अंदर अंदर उसको मीटिंग बुलाना है। 21 डेज के अंदर अंदर उसको मीटिंग क्या करना है? बुलाना है। कब से 21? जिस दिन से उसको मिला, नोटिस मिला फ्रॉम द मेंबर्स, जिस दिन से नोटिस मिला फ्रॉम द मेंबर्स, वहां से 21 डेज के अंदर अंदर उसको मीटिंग बुलाना है। ऐसा नहीं कि मीटिंग कंडक्ट करना है, मीटिंग बुलाना है। कॉल द मीटिंग। 21 डेज के अंदर मीटिंग कंडक्ट नहीं करना है, 21 डेज के अंदर मीटिंग के लिए नोटिस वगैरह भेज देना है कंपनी को। ठीक है, और कितने दिन के अंदर कंडक्ट करना है? कंडक्ट करना है तुमको 45 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, 45 डेज कहां से काउंट होगा? 45 डेज यहां जिस दिन से उसको मिला, जिस दिन से क्या मिला बताओ? वैलिड रिक्वेजिशन जिस दिन भी उसके पास मिला, कंपनी को मिला, जिस दिन भी मिला, वहां से 45 डेज के अंदर मीटिंग हेल्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा तुम डिले नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? और 21 डेज के अंदर अंदर तुमको नोटिस भेज देना है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। तो अगर 45 डेज के अंदर मीटिंग हो गया तो खत्म ईजीएम। और ठीक, क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो, अगर मीटिंग बुलाया 21 डेज के अंदर अंदर तो अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग कंडक्ट हो जाएगा। अगर बोर्ड ने इग्नोर कर दिया भाई, ये बड़े वाले शेयर होल्डर्स को इग्नोर कर दिया, ये वाले शेयर होल्डर्स को इग्नोर कर दिया, बोर्ड ने बोला कि जा भाई जा, हम नहीं करेंगे मीटिंग कंडक्ट, क्या कर लेगा? तो होगा ये कि रिक्वेजिशन में कॉल देमसेल्फ द मीटिंग। रिक्वेजनिस्ट जो भी थे, जैसे राम और उसके सेना के साथ, ये जो राम है, राम और उसके साथ जितनी भी वानर सेना होगा ना, वानर सेना जिसके पास थोड़ा थोड़ा शेयर्स है, सबको मिला के 10% से ऊपर हो रहा है, 1/10 से ऊपर हो रहा है, इनके साथ वो अपने ही आप मीटिंग कंडक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? अपने ही आप मीटिंग कंडक्ट कर लेगा। अगर बोर्ड ने मीटिंग नहीं बुलाया तो रिक्वेजनिस्ट में कॉल मीटिंग देमसेल्फ। मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 3 महीने। अच्छा, ये 3 महीने कहां से काउंट होगा? जिस दिन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कंपनी को, जिस दिन से कंपनी को लेटर मिला, सबमिट वैलिड रिक्वेजिशन जिस दिन से मिला, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर रिक्वेजनिस्ट खुद जो है मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। अगर 21 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ने क्या नहीं भेजा बताओ? मीटिंग के लिए कॉल नहीं किया तो, नोटिस वगैरह नहीं भेजा है तो। क्या है, समझ में आ रहा है? अच्छा, हेल्ड इन सेम मैनर एज बोर्ड कॉल्स, में जैसे बोर्ड बुलाते हैं वैसे ही होगा। रिक्वेशनिस्ट क्लेम रीजनेबल एक्सपेंसेस फ्रॉम कंपनी। अब देख, रिक्वेशनिस्ट राम और उसके वानर सेना खाते पीते होंगे ऑब्वियसली, मीटिंग खुद कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा चेयर लगेगा, कुर्सी लगेंगे, टेबल्स लगेंगे, उसके बाद तुमको लगेगा समोसा वगैरह, चाय पानी जो है ये लगेगा। इतना सारा एक्सपेंस जो है क्या रिक्वेशनिस्ट जो है राम एंड उसके सेना जो है वो लोग करेंगे? नहीं, वो लोग करेंगे तो सही, लेकिन वो क्या करेंगे? रिकवर कर लेंगे। कंपनी कंपनी जो है ना, रिक्वेशनिस्ट क्लेम कर लेगा रीजनेबल एक्सपेंसेस फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से जो भी एक्सपेंस हुआ है वो मांग लेगा वापस। ठीक, अब सुनो, कंपनी भी तो भाई आंडू पांडू नहीं ना, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, उसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। कंपनी क्या करेगा? जो भी डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स थे,
जिन डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाया नहीं, जिन डायरेक्टर्स ने डिफॉल्ट किया है मीटिंग बुलाने में, उनके रेम्यूनरेशन से काट लेगा कंपनी। उनके रेम्यूनरेशन से कंपनी जो है जितनी भी एक्सपेंसेस हुआ है रिक्वेशनिस्ट को वो काट लेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? खत्म, ईजीएम का कंसेप्ट ही खत्म हो गया यहाँ पे। क्या ये समझ में आ चुका है ईजीएम? बताओ, एक भी सेकंड, एक भी पोर्शन में डाउट है तुमको? मुझे लगता नहीं कि एक भी पोर्शन में डाउट होगा तुमको ईजीएम में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन डरना नहीं है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन सेम डे पे तुमको अटेम्प्ट करना है। हमने क्या सिखाया तुमको? मैंने हमेशा लास्ट से क्वेश्चन देखना है। नेसेसरी नहीं कि एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही आए कि क्वेश्चंस उसके पीछे सीधा डायरेक्ट 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 ऐसा नहीं हो, भी हो सकता है पैराग्राफ फॉर्मेट में भी हो सकता है। ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ, यही पैराग्राफ में लास्ट में थोड़ा कुछ पूछ ले तो तुमको एंड यहाँ से ही करना है, जहाँ पे तुमको फुल स्टॉप दिखेगा ना, इसके बाद तुमको करना है, देखना है, सो दैट तुमको पता चल जाए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। इसी तरह 30 सेकेंड्स में तुम हर एक क्वेश्चन को डिटरमाइन कर पाओगे ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। देखो यहाँ पे, देखो क्या है क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस अंडर सेक्शन 100। ये तो सीधा 100 का पूछ लिए। द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग द रिक्वेजिशन एंड कॉलिंग ऑफ ईजीएम ऑफ मेंबर्स, वॉज द रिक्वेजिशन मेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड वैलिड। अब तुमको ये पता चलेगा ये पढ़ने के बाद। ठीक है, वॉज द रिक्वेजिशन मेड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड वैलिड, मतलब शेयर होल्डर्स जिसने रिक्वेस्ट किया क्या वो वैलिड है कि नहीं। तो ये तुम क्या डिटरमाइन करोगे कि इसका 1/10 है कि नहीं, है ना। जस्टिफाई योर आंसर। Did the board of directors comply with the statutory timeline for calling EGM? Support your answer with relevant facts. अब EGM कंडक्ट हो चुका है, टाइमलाइन फॉलो किया है कि नहीं? टाइमलाइन कौन सा देखोगे तुम? ये 21 डेज, ठीक है, 45 डेज, ठीक है, ये टाइमलाइन तुमको बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। फिर वॉज द EGM हेल्ड बाय द रिक्वेशनिस्ट ऑन 20th of October 2025 वैलिड? ये वैलिड है कि नहीं ये तुमको देखना है। ये क्योंकि रिक्वेशनिस्ट ने बुलाया है तो तुमको 3 महीने का प्रोविजन को देखना है। 3 महीने जो भी डेट, जो भी उसने रिक्वेस्ट किया होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर उनको बुलाना है। इसमें तुमको रिक्वेशनिस्ट का टाइमलाइन जो है वो डिटरमाइन करना है। लास्ट में जो क्वेश्चन है, आर द रिक्वेशनिस्ट एंटाइटल्ड टू रिइंबर्समेंट, क्या एक्सपेंसेस के लिए वो रिइंबर्समेंट के लिए क्या वो एंटाइटल्ड है कि नहीं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो तुमको इसको आंसर करना है देख के, प्रॉपरली पढ़ के, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे ना दोस्तों? मुझे पता है तुम कर लोगे, और मुझे देखना है क्या तुम लिख रहे हो, प्रॉपरली देखना है कि किसका कितना, कौन कितने पानी में है। ठीक है, और अगर तुम भोंदू राम भी हो ना तब भी तुमको अटेम्प्ट करना है, तुमको मैं स्मार्ट बना दूंगा 3 महीने के। देखो एक ही चीज तुमको ध्यान में रखना है कि तुमको करना है जो मैं कह रहा हूँ, और तुमको 3 महीने के बाद ना, मतलब सच्ची में एक्सपर्ट बना दूंगा मैं। ठीक, तो अटेम्प्ट करना है विदाउट एनी फॉल्ट। कोई भी अगर अटेम्प्ट नहीं करे उसके मम्मी का कसम, सच में। फिर देखो हम लोग देखेंगे नोटिस का सेक्शन दोस्तों, सेक्शन 101 नोटिस। किसी को पानी वानी पीना है तो मत जाओ, थोड़ी देर पहले पी के आए हो। अब देखो सेक्शन 101 नोटिस, बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन, सेक्शन 101 नोटिस। नोटिस ऑफ द मीटिंग, सबको पता है बाय डिफॉल्ट 21 मंथ्स। हाँ 21 मंथ्स नहीं दोस्तों, 21 डेज का मीटिंग नोटिस पीरियड होता है। ये है बाय डिफॉल्ट नोटिस पीरियड 21 डेज। याद रखना बोर्ड का नोटिस टाइम जो है वो अलग होता है एंड ईजीएम का अलग होता है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने बोर्ड मीटिंग नहीं करते, उनका नोटिस का टाइम पीरियड अलग है, यहाँ में अलग है। ये है तुम्हारे मेंबर्स का मीटिंग का नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, उसका नोटिस 21 डेज रहता है बाय डिफॉल्ट। आगे देखेंगे हम लोग। कॉल करो जनरल मीटिंग। अब इसमें भी तुम्हारा थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है कौन से कंपनीज है। इज इट अ प्राइवेट कंपनी, क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन देख के तुमको एनालाइज करना है। इज इट अ प्राइवेट कंपनी और अ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी विथ स्पेसिफिक आर्टिकल्स ओवरराइड सेक्शन 101। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी एंड स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, इनका नियम अलग होता है। तो ये दो तुम अलग से याद कर लेना। ठीक है, प्राइवेट कंपनी एंड स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी। ठीक, अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो तुमको क्या करना है आगे देखेंगे। अगर यही है, अगर प्राइवेट कंपनी है या फिर स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी है, तो नोटिस का सेक्शन 101 जो है ना, उनके आर्टिकल्स में अलग प्रकार से लिखा होता है। तो तुम अपने आर्टिकल्स को फॉलो करो। अगर तुम्हारा प्राइवेट कंपनी है, अगर स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी है, तुम अपने आर्टिकल्स को फॉलो करो। अगर तुम नहीं हो इनमें से कुछ भी,
समझ में आ रहा है? इनमें से तुम कुछ भी नहीं हो तो तुमको क्या करना है, तुमको फिर से डिटरमाइन करना है कि तुम्हारा सेक्शन 8 कंपनी है या फिर नहीं। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो तुमको क्या करना है, स्टैंडर्ड नोटिस भेजना है 14 क्लियर डेज का। ठीक है, समझ में आ रहा है? 14 क्लियर डेज का तुमको नोटिस भेजना है, मिनिमम 14 क्लियर डेज का। यह है सेक्शन, इसके लिए बताओ, इज इट ए सेक्शन 8 कंपनी? अगर यस है तो स्टैंडर्ड नोटिस कितना होगा, 14 डेज। सेक्शन 8 कंपनीज के लिए कितना होगा, 14 डेज। एग्जामिनेशन में ये पूछ लेता है और तुम पढ़ के चले जाते हो सिर्फ 21 डेज पढ़ के चले जाते हो, है ना? तो सेक्शन 8 कंपनीज के लिए होगा 14 क्लियर डेज। क्या ये तुम याद रख पाओगे? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। और बाकी जितने भी कंपनीज है ना दोस्तों, उनके लिए है 21 डेज। ठीक, 21 डेज। ठीक है, तुमको स्टैंडर्ड नोटिस भेजना होता है। नोटिस हमेशा या तो राइटिंग में भेजोगे या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजोगे। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब ईमेल वगैरह, इन दोनों मोड से तुम भेज सकते हो नोटिस। बस खत्म, नोटिस का इतना ही है। अब आते हैं हम लोग शॉर्टर नोटिस के ऊपर। शॉर्टर नोटिस का पीरियड तुमको देखना है। शॉर्टर नोटिस का मतलब क्या होता है? शॉर्टर नोटिस का मतलब ये होता है कि कुछ इमरजेंसी है, कुछ इमरजेंसी है, तुमको फटाफट बुलाना है मीटिंग। स्पेशली ये ईजीएम ही होता है, इमरजेंसी इमरजेंसी मीटिंग, ईजीएम वगैरह। ईजीएम में भी तुम्हारा 21 डेज होना चाहिए, 21 डेज का क्लियर नोटिस होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, तुमको जल्द से जल्द मीटिंग बुलाना है। तो अगर तुमको जल्द से जल्द मीटिंग बुलाना है, 21 डेज का तुम रुक नहीं सकते नोटिस पीरियड का, 21 डेज तुम रुक नहीं सकते नोटिस पीरियड के लिए। तो तुमको क्या करना है पता है? हाँ जी, तुमको मेंबर्स से परमिशन लेना है। तुमको मेंबर्स से परमिशन लेना है कि मेंबर्स, हम लोग जल्द से जल्द मीटिंग बुलाना चाहते हैं, क्या हम लोग बुलाएं? मेंबर्स को परमिशन देना है। अब मेंबर्स कौन से मेंबर्स, कितने मेंबर्स परमिशन देके तब जाके शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला पाओगे, ये तुमको देखना है अच्छे से। ठीक, इससे पहले मैं तुमको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में तुम भेजोगे ना, तभी जाके 21 डेज काउंट होता है, वरना 21 + 2 डेज काउंट होता है, याद रखना। ये वाया पोस्ट है, अगर वाया पोस्ट भेज रहे हो तो। एग्जामिनेशन में अगर वाया पोस्ट भेज रहे हो नोटिस, अगर तुम वाया पोस्ट भेज रहे हो, ठीक, तो 21 + 2 डेज होना चाहिए। इसमें जिस दिन मीटिंग डे होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, जिस दिन तुम नोटिस भेज रहे हो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ये दो एक्सक्लूड होने के बाद ये 21 + 2 डेज होना चाहिए और 21 डेज होना चाहिए। क्या है, समझ में आ रहा है? वाया पोस्ट है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो 21 डेज क्लियर नोटिस। ठीक है, ये एक अपडेट था, तुमको देना था, दे दिया। अब देखो, शॉर्टर नोटिस बुलाना है तुमको, परमिशन तो चाहिए होगा, तो ऑब्टेन कंसेंट, कंसेंट ऑब्टेन कर लो। राइटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड में तुम कंसेंट ले लो, किन से ले लो? मेंबर से ले लो। अब देखो, शॉर्टर नोटिस के लिए तुमको कंसेंट कितना चाहिए होगा? अगर एजीएम तुमको बुलाना है शॉर्टर नोटिस में, ये तो बड़ा चीज हो जाता है भाई। एजीएम बुला रहे हो शॉर्टर नोटिस में, तुम्हारे कंपनी में टोटल जितने मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स में से अगर 95, मिनिमम 95 मेंबर्स का तुमको जो है कंसेंट चाहिए होगा, यस चाहिए होगा, तब जाके तुम एजीएम बुला सकते हो शॉर्टर नोटिस में। 21 डेज से कम डेज के अंदर अंदर तुम मीटिंग बुला सकते हो अगर एजीएम बुलाना है तो याद रखना, यहाँ पे एजीएम के टाइम पे हमेशा टोटल मेंबर्स दिखेंगे हम लोग। फर्क नहीं पड़ता किसके पास 1 शेयर है, किसके पास 2 शेयर है, किसके पास 3 शेयर। हम लोग यहाँ पे वैल्यू करते हैं कितने मेंबर्स, सारे मेंबर्स को वैल्यू करते हैं एजीएम के टाइम। ईजीएम के टाइम ना, जो ईजीएम होता है, नॉर्मल जनरल मीटिंग होता है, उसमें सिनेरियो चेंज हो जाता है। वहां पे हम लोग टोटल मेंबर्स नहीं देखते, वहां पे हम लोग देखते कितना कितना किसने कितना होल्ड कर रखा है। देखो, अदर जनरल मीटिंग, जो कि मतलब नॉर्मली तुम्हारा क्या होता है बता दो फटाफट, नॉर्मली तुम्हारा ईजीएम वगैरह होता है। कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी चाहिए होता है इन नंबर ऑफ मेंबर्स। अच्छा, मेजॉरिटी कब होता है? मेजॉरिटी किसको कहा जाता है? मेजॉरिटी किसको कहा जाता है? पकड़े एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें मेजॉरिटी कितने स्टूडेंट्स होंगे? मतलब अगर 51 हो गया तो मेजॉरिटी हो गया ना। 51 स्टूडेंट्स अगर आ गए यहाँ पे तो ये मेजॉरिटी के अंदर आ गया। 51 मेजॉरिटी में है, 49 माइनॉरिटी में है ना? तो तुम्हारे कंपनी में जितने भी मेंबर्स है, मेजॉरिटी मेंबर्स का मतलब कम से कम 51 मेंबर्स नहीं, 51% जो तुम्हारा मेंबर्स होगा ना, उनको क्या करना होगा बताओ? उनको कंसेंट देना होगा। और ये 51 वो वाले नहीं, छोटे मोटे मेंबर्स नहीं। ये जो मेजॉरिटी में मेंबर्स आ रहे हैं ना, ये वो छोटे मोटे मेंबर्स नहीं, वो मेंबर्स होना होगा जिसके पास 95% का पेड अप शेयर कैपिटल होगा।
ठीक है। मेजोरिटी एंड नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट हु आल्सो रिप्रेजेंट मोर देन 95% ऑफ द वोटिंग पेड अप शेयर कैपिटल। एजीएम के टाइम पे हम लोग ये शेयर कैपिटल वेयर कैपिटल नहीं देखते, हर एक छोटा मोटा जो है मेंबर्स को हम वैल्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टोटल मेंबर्स का 95% अगर वोटिंग आ गया तो शॉर्टर नोटिस बुला लेते हैं एजीएम। लेकिन जनरल मीटिंग में हम लोग पहले तो देखते हैं मेजोरिटी। दो चीज़ देखा जाएगा, एक है मेजोरिटी मेंबर्स जो है, मेजोरिटी मेंबर्स कंसेंट देना होगा। मेजोरिटी मेंबर्स को कंसेंट देना होगा, किनको देना होगा बताओ फटाफट। मेजोरिटी मेंबर्स को कंसेंट देना होगा एंड मेजोरिटी मेंबर्स को कंसेंट देना होगा एंड बताओ, मेजोरिटी मेंबर्स को कंसेंट देना होगा। एट द सेम टाइम वोटिंग जो उनके पास वोटिंग शेयर जो रहेगा वो 95 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये दो तुमको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, ये दो डिफरेंस याद कर पाओगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, जिसके पास जिस कंपनी में शेयर ही नहीं है वो क्या करेंगे, उसके पास वोटिंग पावर तो है ना, तो वोटिंग पावर का कंसेंट ऑफ मेंबर्स विथ 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अच्छा, ये याद रखना एजीएम के लिए तुम्हारा 95% मेंबर्स का तो चाहिए होगा, और जनरल मीटिंग के लिए जिस कंपनी में वोटिंग पावर ही नहीं है, सॉरी जिस कंपनी में शेयर्स ही नहीं है, वोटिंग पावर वाले 95% जो है मेजोरिटी में होना चाहिए, वो वाले। क्या ये समझ में आ रहा है? ये बाय डिफॉल्ट तुमको याद रखना है। ठीक, अब देखो कंसेंट मिल गया तो तुम नोटिस भेज दो। कंसेंट नहीं मिला तो शॉर्टर नोटिस तो तुम कर ही नहीं सकते, खत्म बात। अगर कंसेंट मिल गया तो प्रिपेयर नोटिस कंटेंट। नोटिस कंटेंट में क्या जाएगा, प्लेस, डेट, डे, आवर, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। बिजनेस का मतलब तो जो एजेंडा ट्रांजैक्ट करोगे तुम, जिसके ऊपर तुम डिस्कस करोगे। सेंड टू किसके किसके पास भेजोगे, एवरी मेंबर के पास जाएगा। मेंबर कभी कभार ना इसको नाकाबिल को क्या कहते हैं, नाकाबिल ही तो कहते हैं। जो काबिल नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, असाइनी रहते हैं। अगर पकड़ ले कोई मेंबर है जो इंसॉल्वेंट हो चुका है तो कोर्ट एक असाइनी अपॉइंट कर देता है कि भैया इसको जो है ना, असाइनी जो है असाइनी देखेगा पूरा। तो इस प्रकार से लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, किसी कोई मर गया तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आएगा ना, तो उनको भेजना है तुमको। ठीक है, एक तो मेंबर को भेजना है, मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर है वो या तो असाइनी है उनको भेजना है, ऑडिटर को भेजना है, एवरी डायरेक्टर को भेजना है। याद रखना, अगर नोटिस किसी को बाय मिस्टेक नहीं मिला, अगर किसी को नहीं मिला बाय मिस्टेक, अगर ओमिशन हो गया तो मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होगा। पकड़ लो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया कि सो एंड सो जो डायरेक्टर है उसको नोटिस नहीं मिला, सो एंड सो ऑडिटर है उसको नोटिस नहीं मिला, सो एंड सो मेंबर है उनको नोटिस नहीं मिला, बाय मिस्टेक ओमिट हो गया, ओमिशन हो गया। ठीक है, बाय मिस्टेक क्या हो गया, ओमिशन हो गया दोस्तों। तो मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि मीटिंग बहुत खर्चा लगा के मीटिंग किया जाता है और बहुत एफर्ट लगता है मीटिंग करने में। तो पूरे मीटिंग को हम लोग इनवैलिडेट नहीं करेंगे, उसको वैलिड ही रखेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद तो यही था एक प्रोविजन। उसके बाद तो मीटिंग का नोटिफिकेशन तुम भेज ही दोगे शॉर्टर नोटिस का कि भैया हम लोग परसों जो है तरसों जो है मीटिंग करना है जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया शॉर्टर नोटिस एंड 101 हो गया पूरा। क्लियर है? जो मैंने डिटेल यहाँ पे लिखा है यही तुमको एंड तक याद रखना है एग्जामिनेशन, और कोई प्रोविजंस याद नहीं रखना है, सिर्फ यही याद रखना है जो मैंने करा रहा हूँ तुमको। ठीक है, क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे डाल रखा है। क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 101, ये तुमको लिखना है। वॉज द नोटिस पीरियड गिवन बाय एमएनओ वैलिड, ये तुमको देखना है प्रॉपरली, ये रीड करके कि टाइम लिमिट के अंदर है कि नहीं। 21+2 days का भी याद रखना है। डज द नॉन रिसीट ऑफ नोटिस बाय मिस कविता इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग, ये तो भैया लास्ट पॉइंट पे ये वाला प्रोविजन तुमको लिखना है। उसके बाद वॉज एड्यूसर्व फाउंडेशन जस्टिफाइड इन इशूइंग 14 days नोटिस इन अ जनरल मीटिंग, तो एड्यूसर्व के बारे में तुमको देख लेना है। फिर एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल एक्सेप्शंस। फिर एक्सेप्शन मतलब ये सेक्शन 8 वाला कंपनी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। 14 days का तो सेक्शन 8 वाले कंपनी का एक्सेप्शन है ना। हु आर द मैंडेटरी रिसिपिएंट ऑफ अ जनरल मीटिंग नोटिस अंडर सेक्शन 101, कौन है मैंडेटरी रिसिपिएंट, ये तुमको ये वाला प्रोविजन लिखना है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग सेक्शन 101 कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखने वाले वो है स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू द नोटिस। बहुत ही ब्यूटीफुल, स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू नोटिस। इसका मतलब ये होता है कि नोटिस के साथ कुछ तो एक चीज है जो चिपक के जाएगा, नोटिस के साथ चिपक के जाएगा। नोटिस में क्या लिखा होता है दोस्तों? अच्छा, मीटिंग जो हो रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ एजेंडा तो होगा, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस। इसको हम लोग एजेंडा भी कहते हैं।
इसको हम लोग रेजोल्यूशंस भी कहते हैं, ठीक है। ये रेजोल्यूशन पास हो गया, वो रेजोल्यूशन पास हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये इसके मैटर में होता है। अब पकड़ लो कोई भी ऐसा एक एजेंडा, ऐसा तो है नहीं कि मीटिंग में सिर्फ हम लोग एक ही चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कुछ भी चीज डिस्कस नहीं करने वाले, ऐसा तो है नहीं। तो एजेंडा में क्या होता है कि बहुत सारी चीज जो है ना हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, उसका लिस्ट रहता है नोटिस में। अब ये जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, डॉक्यूमेंट्स कह लो, नेसेसरी इंफॉर्मेशन कह लो, जो हेल्प करता है किसी भी शेयर होल्डर को डिसाइड करने में कि हम लोग इस रेजोल्यूशन के ऊपर यस करें या फिर नो करें। कोई ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, या फिर नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, किसका बताओ, अपने शेयर होल्डर्स का, वो हम लोग क्या करते हैं, नोटिस में नहीं भेजते, उसके साथ एक अलग से पेपर भेजते। उस पेपर को कहा जाता है स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू द नोटिस। तो नोटिस के साथ एजेंडा से रिलेटेड जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो हम लोग पेपर उसको स्टेबल मार के भेजते हैं ना, वही चीज होता है तुम्हारा स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू द नोटिस। क्या ये समझ में आ चुका है? अच्छा, याद रखना, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, दूसरा होता है स्पेशल बिजनेस। स्पेशल ऑर्डिनरी बिजनेस 4 मैटर को कहते हैं हम लोग, उसके अलावा जितने भी मैटर्स है सारे जो है स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस में होता यह है कि हम लोग हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन का तात्पर्य ये होता है कि वोटिंग का जो एसेंट है वो 75% प्लस होगा, तब जाके कोई भी चीज जो है वो लागू होगा, ठीक है, तब जाके वो एक्सेप्ट होगा। समझ में आ रहा है? मतलब मीटिंग में जितने भी मेंबर्स है, जितने भी वोट करने वाले लोग हैं, जितने भी लोगों ने वोट किया है, उनमें से 75% अगर यस है तभी जाके वो पास होगा, ठीक है। ये होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब 50% से ऊपर अगर यस आ जाए तो हो जाएगा, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में 3 टाइम्स ज्यादा चाहिए होगा। क्या बताओ? 3 टाइम्स मोर देन दी नो। तो 3 टाइम्स 100% में से 3 गुना अगर तुम ज्यादा करोगे तो वो क्या होता है? हाँ जी बताओ ना। अगर 100 को तुम 4 भाग में डिवाइड कर दोगे, 25 25 25 25, तो इसमें से 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना होता है? 75, ठीक है। तो 3 गुना ज्यादा, ये जो 25 है इसका 3 टाइम्स मोर, समझ में आ रहा है? तो 75, तो इसको हम लोग कहते हैं 75% यस चाहिए होता है। अंडरस्टूड? ओके, ये क्लियर हो चुका है। इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, प्रिपेयर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी और इफ इट इज आईएफएससी पब्लिक कंपनी विथ कन्फ्लिक्टिंग आर्टिकल्स, तो फॉलो योर आर्टिकल्स। तुमको आर्टिकल्स फॉलो करना है। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है ये मैंडेटरी नहीं है, तुमको आर्टिकल्स फॉलो करना है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी ना आईएफएससी पब्लिक कंपनी के लिए। अगर तुम्हारा ये नहीं है, ना तो प्राइवेट कंपनी है ना तो आईएफएससी पब्लिक कंपनी है, अगर तुम्हारा नॉर्मल कंपनी है, तो आइडेंटिफाई ईच बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है यही जो मैंने तुमको बताया, बिजनेस एजेंडा रेजोल्यूशंस, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ईच बिजनेस की कौन से मैटर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी मैटर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इफ इट इज एन एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल बिजनेस नहीं चाहिए होता है। इफ इट इज एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, ऑर्डिनरी बिजनेसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये 4 महीने बता रखा था, फाइनेंशियल रिपोर्ट, डिविडेंड, रिटायरिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करना या फिर ऑडिटर को अपॉइंट करना या फिर उसके रेम्यूनरेशन को डिसाइड करना, ये 4 मैटर होता है। ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी बिजनेसेस मैटर होते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट चाहिए नहीं होता। समझ में आ रहा है? एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट चाहिए नहीं होता एजीएम में, क्योंकि वहां पे ऑर्डिनरी बिजनेसेस जो है डिस्कस होते हैं। अगर ये तुम्हारा एजीएम नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है, जनरल मीटिंग है, वहां पे स्पेशल बिजनेस होगा। स्पेशल बिजनेस जहां जहां पे स्पेशल बिजनेस होगा, इसका मतलब ये है कि इन मैटर्स के अलावा जितने भी मैटर्स है ना दोस्तों, सारे स्पेशल बिजनेस ही निकलते हैं। जहां जहां पे स्पेशल बिजनेस होगा वहां वहां पे तुमको मस्ट एनेक्स स्टेटमेंट टू द नोटिस। नोटिस के साथ स्टेटमेंट जाएगा। क्या जाएगा वहां पे? नेचर ऑफ द कंसर्न, अगर किसी का कंसर्न है, इंटरेस्ट है, डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का, रिलेटिव्स का, किस प्रकार का कंसर्न सर? कंसर्न मतलब जो भी हम लोग दोस्तों, जो भी हम लोग एजेंडा डिस्कस करने वाले हैं,
बिजनेस मैटर डिस्कस करने वाले, जो कुछ भी हम लोग डिस्कस करने वाले, उसमें अगर कंपनी के डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर केएमपी या फिर इनके जो रिलेटिव्स है, इनका अगर किसी प्रकार का फिनेंशियल या फिर अदरवाइज कोई भी किसी प्रकार का रिलेशन निकल जाए इन सारे बिजनेसेस से रिलेटेड, ठीक है, ये देखो, ये जो बिजनेसेस हैं इनसे रिलेटेड अगर इन लोगों का कोई भी कुछ भी फिनेंशियल मैटर हो या फिर अदरवाइज कुछ भी निकल जाए, ठीक है, तो ये तुमको एक्सप्लेन करना होगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। एग्जाम्पल दूं ना सर? एग्जाम्पल देता हूं मैं तुमको। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है XYZ, इस कंपनी के साथ तुम्हारा जो कंपनी है A लिमिटेड, इस कंपनी के साथ तुम्हारा बिजनेस होना है। क्या होना है? बिजनेस होना है। किस प्रकार का बिजनेस? पकड़ लो, स्टील से रिलेटेड कुछ जो है हम लोग बिजनेस डिस्कस करने वाले, स्टील से रिलेटेड, ठीक। अभी जो XYZ कंपनी है ना, इस कंपनी में ये जो हमारा डायरेक्टर है, ये हमारे कंपनी में तो डायरेक्टर है, लेकिन XYZ कंपनी में भी डायरेक्टर है, पकड़ ले। तो कुछ ना कुछ रिलेशन आ गया ना, फाइनेंशियल हो या फिर अदरवाइज रिलेशन आ गया। पकड़ ले, डायरेक्टर ने इस कंपनी का 30% शेयर एक्वायर कर रखा हो, डायरेक्टर हो या फिर मैनेजर हो या फिर केएमपी हो या फिर इनके रिलेटिव्स भी, अगर पकड़ ले कोई इस कंपनी में XYZ कंपनी में 30% शेयर एक्वायर करके रखा, इसका मतलब रिलेशन तो बन रहा है ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है? और पकड़ लो ये जो डायरेक्टर है इसका जो इमीडिएट वाइफ है, वाइफ तो इमीडिएट ही होती है, अभी जो वाइफ है ये XYZ कंपनी का डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर का जो रिलेटिव है उनका भी अगर किसी प्रकार का रिलेशन हो उस कंपनी के साथ जिसके साथ तुम्हारा बिजनेस होना है, तो तुमको ये सारा मैटर जो है ना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना होता है। क्योंकि तुम तो चाहोगे, कंपनी का डायरेक्टर चाहेगा कि हाँ, मेरे वाइफ की कंपनी का जो कंपनी है उसके साथ मेरा डील हो जाए, वाइफ के कंपनी के साथ डील होगा तो वाइफ को बेनिफिट होगा, वाइफ को बेनिफिट होगा तो इनडायरेक्टली मुझको बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार से ऊंच नीच उल्टा सीधा जो है ना डायरेक्टर के मन में आ सकता है। तो इसलिए अगर किसी प्रकार का रिलेशन है उन बिजनेस मैटर के साथ जो डिस्कस होने वाला है मीटिंग में, ये सब तुम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताओ कि हाँ, कंसर्न है मेरा, इंटरेस्ट है मेरा, फिनेंशियल हो या फिर अदरवाइज हो, ठीक। इंफॉर्मेशन फॉर मेंबर्स टू अंडरस्टैंड स्कोप एंड मेक अंडरस्टैंड डिसीजन, जो मैंने तुमको यहां पे बताया है। नेसेसरी इंफॉर्मेशन जाएगा उस नोटिस में होगा जिससे मदद हो, किसका मदद हो तुम्हारे मेंबर्स का डिसीजन मेकिंग में, ठीक। लास्ट में आता है इफ डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड स्पेसिफाइड टाइम प्लेस फॉर इंस्पेक्शन। इसका मतलब ये जो मैंने तुमको यहां पे बताया कि कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स जो इनसे रिलेटेड हो, तो डॉक्यूमेंट अगर है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डॉक्यूमेंट को चिपका के भेजना ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो तुमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करना है कि हमने एक एक टाइम, एक जगह इंस्पेक्शन के लिए नोटिस में डाल रखा है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में तुमको डालना है कि इस जगह पे, इस टाइम पे, इस जगह पे, वेन्यू पे अगर तुम जाओगे तो तुम ये डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर पाओगे। तो ये जो टाइम है, वेन्यू है, कहां पे जाके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर पाएंगे, ये भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में तुमको मेंशन करना है। 3 चीज तुमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करना है, फटाफट बता दो, अभी मैंने तुमको बताया है, बताओ ना दोस्तों। नेचर, किस नेचर का कंसर्न है, किस नेचर का इंटरेस्ट है, डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का, या फिर उनके रिलेटिव्स का, फाइनेंशियल मैटर हो या फिर अदरवाइज, तो ये तुमको बताना है। इंफॉर्मेशन फॉर मेंबर्स अंडरस्टैंड करने के लिए, डिसीजन मेकिंग को हेल्प करने के लिए, डॉक्यूमेंट का जगह जहां पे इंस्पेक्शन हो पाए, ये 3 चीज तुमको डालना है, ठीक है। ओके, अब समझो, अब जो मैंने तुमको यहाँ पे XYZ का कंपनी का बताया ना, अब तो ये तो मैटर हो गया, ये तो कुछ भी मैटर हो गया। पकड़ लो, ये जो बिजनेस एजेंडा है, बिजनेस है, एजेंडा है, रेजोल्यूशन है, ये अगर किसी कंपनी से रिलेटेड है, मतलब किसी कंपनी से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे मैंने तुमको XYZ का एग्जांपल दिया था ना, अगर ये XYZ कंपनी से रिलेटेड, कोई भी कंपनी से रिलेटेड हो, किसी भी कंपनी से तुम बिजनेस करना चाहते हो, स्टील का बिजनेस, ठीक है, स्टील का बिजनेस करना चाहते हो, कोई भी कंपनी के साथ तुम स्टील का बिजनेस करना चाहते हो, स्टील का बिजनेस करना चाहते हो, तो ये कंपनी के साथ हो गया बिजनेस। तो अगर ऐसा मैटर है ना, तो तुमको ध्यान रखना है, क्या हमारा जो कंपनी है A लिमिटेड, इसका जो प्रोमोटर है या फिर डायरेक्टर है या फिर मैनेजर है या फिर केएमपी है, क्या ये लोग इस कंपनी में मोर देन या फिर इक्वल्स टू 2% का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं कि नहीं?
मतलब अपने ही कंपनी, जैसे मैंने तुमको बताया था, अपने ही कंपनी में, मतलब उस कंपनी में अगर पकड़ ले इस कंपनी का जो डायरेक्टर है, इसका ये जो ए लिमिटेड का जो डायरेक्टर है ना, इसका XYZ लिमिटेड में शेयर खरीद के रखा है, तो डायरेक्टर तो चाहेगा ना कि XYZ लिमिटेड के साथ हमारा जो है, चाहे ये कैपेबल हो या फिर कैपेबल ना हो, चाहे ये इसका मेरिट हो या फिर ना हो, कैपेबल हो ना हो, डायरेक्टर तो चाहेगा ना इसके साथ डील हो जाए, तो द डायरेक्टर को भी प्रॉफिट हो, है ना। इसके साथ डील हो गया तो डायरेक्टर तो भैया 2% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड कर रहा है, तो इस कंपनी का अच्छा होगा, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टर का भी अच्छा होगा। तो अगर ऐसा मैटर है, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, कितना परसेंट, 2%, 2% डायरेक्टर का जो होल्डिंग रहेगा ना, वो मोर देन या फिर इक्वल्स टू 2% अगर है, तो क्या होगा, अगर है तो ये तुमको डिस्क्लोज करना होगा, जो मैं तुमको पहले भी बता दिया था। डिस्क्लोज करना होगा कितना शेयर होल्डिंग है, कितना तुमने शेयर होल्ड कर रखा है वहां पे, सो दैट मेंबर्स को पता चले, अच्छा XYZ के साथ तुम डील करना चाहते हो, सो दैट तुम्ही को बेनिफिट हो। XYZ एक बेकार कंपनी है, लेकिन फिर भी तुम इसके साथ डील करना चाहते हो, सो दैट तुमको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तुमको बेनिफिट हो। अगर ऐसा कुछ मंशा है तो मेंबर्स को पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब हो सकता है कि ये एलिजिबल हो, मतलब ये एकदम कंप्लीटली जो है अच्छा कंपनी हो, तो फिर भी तुमको बताना है, डायरेक्टर को बताना है कि भैया हम तो 2% से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। अगर डायरेक्टर 2% से कम होल्ड कर रहा हो तो इतना बताने की आवश्यकता नहीं होता। अगर 2% से ज़्यादा होल्ड कर रहा है या फिर 2% तक होल्ड कर रहा है तो बताना है। अगर 2% से ज़्यादा नहीं है, कम है, 1.9% होल्ड कर रखा है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है इस मैटर में। क्या ये समझ में आ रहा है? और ये सिर्फ डायरेक्टर के ऊपर लागू नहीं होता, ये कंपनी का प्रोमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, के एम पी मतलब CSB, ठीक है, अगर हेल्ड कर रहा है इतना 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 परसेंटेज का शेयर कैपिटल, तो तुमको बताना है। ठीक, क्या समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, यहाँ पे सर ये क्यों लिखा है, डज आइटम अफेक्ट अनदर कंपनी? इसका मतलब ये कि जो आइटम, मतलब यहाँ पे ये जो है ना बिजनेस एजेंडा, इसको हम लोग आइटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइटम भी कहते हैं। बिजनेस भी कहते हैं, एजेंडा भी कहते हैं, रेजोल्यूशन भी कहते हैं, आइटम भी कहते हैं। एग्जामिनेशन में आइटम बोल दिया तो तुम आइटम डांस वाला मत लिख के आ जाना, ठीक है। अब सुनो, बात ये है कि आइटम्स में तो हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं मीटिंग में। ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरे कंपनी के साथ ही डील हो रहा हो उसी के मैटर में बात करें। हाँ, XYZ का भी मैटर हो सकता है, दूसरे कंपनी के साथ भी XYZ से रिलेटेड है, या फिर कोई दूसरा मैटर है कंपनी में, कोई कोई तुम्हारा पकड़ ले मशीन है वो बेचना है, उससे रिलेटेड बात करना है। तो इस प्रकार से तो बहुत ही ज़्यादा मैटर हो सकता है ना। लेकिन अगर किसी कंपनी से रिलेटेड हो तो तुमको चेक करना है कि भैया डायरेक्टर, हमारा ये जो डायरेक्टर है, KMP है, इनका कोई परसेंटेज होल्ड करके तो नहीं रखा है उस कंपनी में। पूरा फेयर होना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं है, अगर डायरेक्टर का 2% का इतना ऐसा कुछ है नहीं, मतलब होल्ड नहीं किया है, तो क्या करेंगे? इज देयर नो डिस्क्लोजर, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर क्रिएटिंग ए बेनिफिट? अगर नो तो हो गया। इसका मतलब क्या है, समझाता हूं मैं। कंप्लायंट नोटिस इशू, मतलब नोटिस इशू कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इज देयर नॉन डिस्क्लोजर, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर क्रिएटिंग ए बेनिफिट, मतलब अगर डिस्क्लोजर में कोई दिक्कत है, मतलब डिस्क्लोजर में इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर तुमने दिया हो, नोटिस मिल चुका है, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दिया है, ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर दिया है, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दिया है, जो बेनिफिट क्रिएट करता हो, बेनिफिट क्रिएट कर रहा है कि नहीं वो भी तुमको देखना है। अगर बेनिफिट क्रिएट नहीं कर रहा है तो डिस्क्लोजर नहीं दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर बेनिफिट क्रिएट करे, सर किसके लिए बेनिफिट? ये इन बड़े लोगों के लिए, ये नवाब जो है ना, इनके लिए अगर बेनिफिट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई कंप्लाइंट नहीं है प्रॉपरली, तुम नोटिस इशू कर दो, ठीक है, कंप्लाइंट है पूरा, प्रॉपरली सब कुछ हुआ है। अगर हाँ, अगर बेनिफिट क्रिएट कर रहा है, मतलब कि तुमने जो नोटिस भेजा उसके साथ जो एनेक्स तुमने किया उसमें प्रॉपर तुमने डिस्क्लोजर नहीं दिया है, अगर ऐसा है तो देखो, बेनिफिट हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर कंपनी एंड मस्ट कंपेंसेट कंपनी एंड पेनल्टी लगेगा ऑन डिफॉल्टर, जो भी प्रोमोटर है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, KMP, 50,000 और 5 टाइम्स द बेनिफिट विच एवर इज हायर। जितना भी बेनिफिट हुआ हो कंपनी के, तुमको डिस्क्लोजर देना था, सीधी बात है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का जो मेन पर्पस है वो डिस्क्लोजर का, तुमने डिस्क्लोजर नहीं दिया, इनसफिशिएंट है, डिस्क्लोजर नहीं दिया या फिर इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दिया, तो जितना तुमको बेनिफिट हुआ, किन को बेनिफिट हुआ? यही नवाबजादे को जो बेनिफिट हुआ, प्रोमोटर को, डायरेक्टर को, मैनेजर को, KMP को जो जो बेनिफिट हुआ, जितना बेनिफिट हुआ, ठीक है,
उसका 5% ज़्यादा तुमको 5% गुना 5 टाइम्स तुमको पेमेंट करना पड़ सकता है पेनल्टी, या फिर 50,000, विच एवर इज़ हायर। मतलब पकड़ ले, अगर डायरेक्टर को 1 करोड़ का बेनिफिट हुआ, या फिर प्रोमोटर को KMP को 1 करोड़ का बेनिफिट हुआ डिस्क्लोजर ना देने से, तो उसको 1 × 5 करोड़ का पेनल्टी उसको भरना है। ठीक है, अगर उसको 5,000 का बेनिफिट हुआ सिर्फ, तो तुम उसको कम से कम 50,000 भरना होगा। तो विच एवर इज़ हायर, समझ में आ रहा है ना। तो 5,000 का अगर 5 टाइम्स करोगे 25,000 निकल रहा है, तो 25,000 तो कम है ना, तो मिनिमम तुमको 50,000 तो देना ही है। 50,000 और 5 टाइम बेनिफिट, विच एवर इज हायर, याद रखना। क्या ये समझ में आ रहा है, ये तुमको पेनल्टी देना होगा। ठीक है, और कंपनी को कंपेंसेट करना होगा। कंपनी को कंपेंसेट करने का मतलब ये होता है कि कंपनी को जो नुकसान हुआ है, देखो XYZ कंपनी के साथ डील हो रहा है, ये इनकैपेबल कंपनी है, लेकिन डायरेक्टर को तो भैया बेनिफिट हुआ इसके साथ डील करके, है ना। तो इनकैपेबल है ये कंपनी। अब इसके साथ डील करने के बाद जो हमारे जो ए लिमिटेड है, इसको जो नुकसान हुआ वो कंपेंसेशन कौन करेगा, यही डायरेक्टर, मैनेजर, KMP ये भरेगा, कंपेंसेशन करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस अप्लाइड। क्या ये समझ में आ रहा है। यहां पे तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू द नोटिस। स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू द नोटिस। क्या ये समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट तो होगा नहीं शायद, राइट। होना नहीं चाहिए दोस्तों। डाउट है तो कमेंट सेक्शन भर दो, ग्रुप्स में भर दो, मुझको टैग टैग कर कर करके पूरे सारे ग्रुप्स में भर दो, मैं सारे रिप्लाई करूंगा। लेकिन कोई भी एक डाउट नहीं होगा, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं दोस्तों। लास्ट आज का जो सेक्शन होगा वो है सेक्शन 103 कोरम ऑफ द मीटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से देखना है दोस्तों। कोरम ऑफ द मीटिंग, सेक्शन 103 कोरम दोस्तों। कोरम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ए मीटिंग सो दैट द मीटिंग कैन बी कंडक्टेड प्रॉपर्ली। ठीक है, कोरम का मतलब होता है मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ए मीटिंग, प्रेजेंट इन अ मीटिंग। ठीक है, सो दैट द मीटिंग कैन बी कंडक्टेड। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नहीं आया तो मीटिंग को हम लोग क्या कर देंगे, एडजर्न्ड मीटिंग किसी और दिन देखेंगे। अच्छा, कोरम फॉर मीटिंग, देखो स्टार्ट, मीटिंग कॉल हुआ, मीटिंग बुलाया गया। अब देखो होता ये है ना कि कंपनी के जो है ना आर्टिकल्स में, एक होता है कंपनी का खुद का आर्टिकल, एक होता है कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट में एक मिनिमम नंबर बता दिए, और लेकिन तुमने कंपनी के आर्टिकल्स में एक दूसरा मिनिमम नंबर बताया। अब तुमने जो आर्टिकल में पकड़ लो, कंपनीज एक्ट में बताया 2 और तुम्हारे आर्टिकल में लिखा है 4, मतलब मीटिंग को कंडक्ट करने में तुमको मिनिमम 4 मेंबर चाहिए होगा, और कंपनीज एक्ट में लिखा है 2, तो तुम अपने आर्टिकल्स को फॉलो करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे आर्टिकल में लिखा है 1, मतलब जो कंपनीज एक्ट में लिखा है उससे नीचे लिखा है, तो तुम आर्टिकल को फॉलो नहीं कर सकते, तुमको कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है। ठीक, तो सुनो, आर्टिकल्स प्रोवाइड अ लार्जर कोरम, आर्टिकल में लार्जर है तो फॉलो आर्टिकल को फॉलो करो, सिंपल बात। अगर नहीं तो कंपनी का टाइप क्या है, अगर पब्लिक कंपनी है तो अलग नियम, अगर प्राइवेट कंपनी है, स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी है तो अलग नियम। याद करो, ये जो प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं यहाँ पे 2 मेंबर मिनिमम चाहिए होता है प्राइवेट कंपनी में। अभी जो कोरम है, कोरम में भी तुमको 2 मेंबर चाहिए होता है मिनिमम, सो दैट तुम मीटिंग को कंडक्ट कर पाओ। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है। प्राइवेट कंपनी एंड IFSC पब्लिक कंपनी के लिए एकदम शॉर्टकट है, और कुछ है ही नहीं नियम, सिंपल एकदम, 2 मिनिमम मेंबर हो गया तो हो गया। अब जो ये पब्लिक कंपनी होगा दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का एक आंकड़ा है जो तुमको फॉलो करना है। अगर तुम्हारे कंपनी में 1,000 या फिर उससे कम मेंबर्स है, तो तुमको कम से कम 5 मेंबर चाहिए होगा एज अ कोरम। अगर तुम्हारे कंपनी में 1,000 से ज्यादा लेकिन 5,000 से कम, मतलब 5,000 तक का मेंबर है, तो तुमको मिनिमम 15 मेंबर चाहिए होगा एक मीटिंग को कंडक्ट करने में। अगर तुम्हारे कंपनी में मोर देन 5,000 मेंबर है, तो तुम्हारे कंपनी में कोई भी मीटिंग हो रहा है उसमें 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके वो मीटिंग कंडक्ट हो पाएगा।
क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अगर लो मीटिंग तुमने कंडक्ट कर लिया, तुम्हारे कंपनी जो भी कंपनी हो, अगर तुम्हारा पब्लिक कंपनी है तो ये फॉलो होगा, अगर प्राइवेट कंपनी आईएफएससी पब्लिक कंपनी तो ये फॉलो होगा, 2 मेंबर वाला फॉलो होगा। अब देखो, तुम्हारे मीटिंग में मिनिमम चाहिए था 15, लेकिन तुम्हारे मीटिंग में 15 जन आए ही नहीं, मीटिंग में 15 जन कोरम आया ही नहीं। 30 मिनट तक वेट करोगे, अगर आया तो अच्छी बात है, आया तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आया, ठीक है, अगर नहीं आया, इस कोरम प्रेजेंट विद इन 30 मिनट्स, अगर यस तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो क्या होगा? नहीं हुआ, आया तो क्या होगा? अगर रिक्वेजनिस्ट ने बुलाया और अगर बोर्ड ने बुलाया तो दो अलग अलग चीज होगा, समझाता हूं मैं तुमको। देखो, अगर मीटिंग किसने बुलाया ये भी देखोगे तुम, मीटिंग में अगर बोर्ड ने बुलाया तो वो मीटिंग हो जाता है एडजर्न्ड, मतलब नेक्स्ट डे करेंगे। बोर्ड ने बुलाया, मेंबर मिनिमम नहीं आया, नेक्स्ट डे। लेकिन अगर रिक्वेजनिस्ट ने मीटिंग बुलाया, रिक्वेस्ट किया कि सुनो ना मीटिंग कर लो ना, तुमने रिक्वेस्ट किया और तुम ही नहीं आए मीटिंग में, तो हम लोग एडजर्न वजर्न नहीं करेंगे, सीधा कैंसिल कर देंगे। रिक्वेस्ट कौन कर सकता है तुमको पता है? ईजीएम का रिक्वेस्ट कौन कर सकता है तुमको पता है? 1/10 वाले मेंबर्स। तुम ही ने रिक्वेस्ट किया, तुम ही ने रिक्वेस्ट किया और तुम ही नहीं आए मीटिंग में। मिनिमम 15 चाहिए होता, 15 जन भी नहीं आया मीटिंग में, तो हम कैंसिल करा देंगे मीटिंग को। लेकिन अगर रिक्वेस्ट नहीं था, बोर्ड ने मीटिंग बुलाया था लेकिन 15 जन नहीं आया, तो मीटिंग को हम लोग एडजर्न कर लेंगे। एडजर्न्ड मीटिंग का नियम है, नियम ये है कि जो एडजर्न्ड मीटिंग है ना, वो कौन से दिन में होगा? सेम डे सेम टाइम नेक्स्ट वीक में होगा। सेम डे का मतलब क्या होता है कि अगर मंडे को रखा तुमने, मंडे को मीटिंग नहीं कंडक्ट हो पाया क्योंकि कोरम नहीं आया, कोरम जो है वो नहीं आया, तो तुम नेक्स्ट वीक फिर से सेम डे रखोगे, मंडे को रखोगे, सेम सेम डे, समझ में? टाइम भी सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, एंड नेक्स्ट वीक रहेगा, नेक्स्ट वीक रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? एडजर्न्ड जो होगा, ठीक है। और एज डिटरमाइंड बोर्ड बाय बोर्ड, अगर बोर्ड को डिटरमाइन करना है कि नहीं, नेक्स्ट नॉर्मल क्या होता है कि सेम डे सेम प्लेस, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम होता है, नेक्स्ट वीक में होता है। लेकिन अगर बोर्ड ने कहा कि नहीं, सेम डे सेम प्लेस नहीं करेंगे, दूसरा जगह पे करेंगे, तो बोर्ड को बताना होता है। अब वैसे भी अगर एडजर्न्ड हो तो उसका भी नोटिस जाएगा, ठीक है। इस नोटिस में बता देना, अगर कोई भी चेंजेस है तो नोटिस में बता दोगे तुम। ये जो नोटिस होता है ना, जो एडजर्न्ड मीटिंग का नोटिस होता है ना, ये हमेशा 3 दिन का नोटिस होता है, मतलब 3 दिन बाद तुम मीटिंग रख पाओगे। आज तुमने नोटिस दिया, इसके 3 दिन बाद तुम मीटिंग रख पाओगे। ये कौन सा मीटिंग है? एडजर्न मीटिंग है, याद रखना। क्या ये याद रख पाओगे? तो एडजर्न मीटिंग कम से कम 3 दिन का नोटिस तुमको देना होता है। गिव 3 days नोटिस। अब नोटिस कैसे दोगे? या तो इंडिविजुअल लोगों को दे दोगे, इंडिविजुअल लोगों को बता दोगे कि भैया न्योता जैसे बेचते नहीं शादी का न्योता, इसी प्रकार से इंडिविजुअल को तुम बताओगे, या फिर तुम न्यूज़पेपर में ऐड दे दोगे। ये नॉर्मली क्या होता है, न्यूज़पेपर में ऐड ही जाता है, समझ में आ रहा है? या तो ईमेल, इंडिविजुअली ईमेल कर दो सबको, ठीक। अब एडजर्न्ड मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, 30 मिनट हो चुका है मीटिंग का दोस्तों, लेकिन कोरम नहीं आया। जितने मेंबर्स आए उतने काफी, मीटिंग कंडक्ट कर लो। एडजर्न्ड मीटिंग में हम लोग कोरम वोरम नहीं देखते। नो, कोरम डिड नॉट प्रेजेंट, मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी कोरम, मतलब अगर 5 भी है वही कोरम मान के हम लोग मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। और अगर कोरम आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है, प्रोसीड विद द मीटिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? द एंड, यहाँ पे एंड हो जाता है, समझे? ये सब कुछ समझ में आ चुका है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा का पूरा तुमको कोरम मैंने समझा दिया है। इसी में से एग्जामिनेशन में यही तो तुमको याद करके लिखना होता है। ये जो तुम नंबर वगैरह देख रहे हो ना, यही अपने लैंग्वेज में लिखो, अपने लैंग्वेज में लिख के तुमको राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। टेंशन ना लेना, एकदम टेंशन नहीं लेना, दिमाग में ऐसा डर वर ऐसा कुछ नहीं रखना है, इसका डर लग रहा है। सब राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, एक एक लिखाऊंगा तुमको। क्वेश्चन देख लो, होमवर्क है ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, टेंशन ना लेना है, ठीक है। पब्लिक कंपनी विथ 3000 शेयर होल्डर्स, ऊपर से नहीं करना है कभी भी, नीचे से देखना है क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम कोरम? कोरम पूछ लिए 10, कितना बताओ? 10। याद करो दोस्तों, ये सेक्शन हमेशा याद रखना है, 103, भूल नहीं सकते सेक्शंस को। मैं जो ये सेक्शन के वाइज तुमको करा रहा हूं ना, सो दैट तुम भूलो नहीं। 103, ठीक, 103, ठीक है। और अब ये पब्लिक कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है, देखो इसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी, ठीक है, जिसके 1000 से ज़्यादा बट नॉट मोर देन 5000 मेंबर्स है। कोरम का रिक्वायरमेंट क्या होगा पूछ लिए। अब ये 15 सितंबर वॉज द कोरम मेट ऑन 15 सितंबर, ये स्टोरी देख के तुमको पता चलेगा कि कोरम आया था कि नहीं 15 सितंबर में, तुमको बताना है।
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स देख के। वॉज द एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग टू 22 सितंबर वैलिड और नॉट? इजी क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, लेकिन एक एक प्रोविजन जो है तुम्हारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेन द नोटिस रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडजर्न्ड मीटिंग। नोटिस का तुमको 3 दिन का नोटिस पीरियड रहता है, ये तुमको मेंशन करना है यहाँ पे। वॉज द कोरम मेट ऑन 22 सितंबर? कुड द मीटिंग वैलिडली प्रोसीड विद ओनली 8 मेंबर्स? 8 मेंबर प्रेजेंट है, क्या वैलिड हो सकता है? अब तुमको देखना है ये ओरिजिनल वाला मीटिंग है या फिर एडजर्न मीटिंग है। अगर एडजर्न मीटिंग है तो ठीक है, चालू हो जाएगा, क्योंकि एडजर्न मीटिंग में हम लोग वेट नहीं करेंगे मेंबर्स का, 30 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद अगर एडजर्न मीटिंग में भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं आए, कोरम नहीं पहुंचा, तब भी हम लोग मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। इवैल्यूएट द लीगल वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड इन द एडजर्न मीटिंग। एडजर्न मीटिंग का जो तुम्हारा पास होता है ना, वो इक्वल्स टू तुम्हारा ओरिजिनल मीटिंग का होता है, याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ तुम्हारा ये हो जाएगा। एडजर्न मीटिंग का जो रेजोल्यूशन पास है, क्या वो वैलिड है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो तुमको लिखना है कि जो एडजर्न मीटिंग का रेजोल्यूशन पास होता है, जो भी एजेंडा बिजनेस आइटम डिस्कस होता है ना, वो सारा ऐसा हम लोग मान के चलेंगे कि ये ओरिजिनल मीटिंग में ही हुआ हो, मतलब ये पूरा का पूरा वैलिड रहता है। क्या समझ में आ रहा है? तो आज हम लोगों ने ये सारे सेक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आई होप कि तुमको दिमाग और दिल और दिमाग में कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो हम लोगों ने कोरम तक कंप्लीट कर रखा है, ये कोरम तक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। हम लोगों ने देखा है एजीएम, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल देखा है, फिर हम लोगों ने देखा है हम लोगों ने एजीएम देखा है, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल देखा है, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर ईजीएम देखा है, पेनल्टी फॉर एजीएम जो है सेक्शन 99 जो है पेनल्टी फॉर एजीएम, देखूं एक सेकेंड, ओके 99 यहाँ पे, चलो 99 मैं नेक्स्ट क्लास तुमको बता दूंगा। पेनल्टी, ये पेनल्टी छोटा सा एक लाइन का होगा, पेनल्टी फॉर एजीएम, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग दिखा है, नोटिस देखा है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कोरम तक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। कल एक फ्रेश मूड के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे चेयरमैन फॉर द मीटिंग। कल नहीं, नेक्स्ट क्लास, जो कि मंडे को होने वाला है, ठीक है, मंडे को होने वाला है। आज सैटरडे है, मंडे को होने वाला है। कोरम फॉर द मीटिंग हम लोग देखने वाले हैं। या कोरम फॉर द मीटिंग हो चुका है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग जो है हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपरली। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल। और उसके बाद प्रॉक्सी देखेंगे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स देख, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद 3 क्लास में कवर हो जाए ये पूरा का पूरा जनरल मीटिंग, ठीक है। सुनो, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ना मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल से भी मार्किंग करवा दूंगा कि क्या क्या हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो टेंशन नहीं लेना है एकदम, कोई भी किसी प्रकार का टेंशन लेने का काम मेरा, पास होने का काम तुम्हारा। और हमारे बैच में से मैक्सिमम स्टूडेंट पास होने चाहिए, बस यही। नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो राइटिंग प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, कह रहा हूँ ना, ये मैंने अभी के लिए होमवर्क दिया है तुमको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा, शायद संडे को ही बना दूं, ठीक है। एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बना के तुमको ये बता दूंगा कि राइटिंग प्रैक्टिस लिखना कैसे है। फर्स्ट क्लास तो मैं तुमको बता दूंगा कि लिखना कैसे होता है, लेकिन उससे पहले मुझको आंसर्स चाहिए, तुम्हारे आंसर्स कैसे तुम लोग लिख रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, अब तक तुम क्या मिस्टेक कर रहे हो वो मुझको देखना है। उसके बाद क्या करेक्ट होना चाहिए वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। प्रोसीजर को फॉलो करो, जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, तुमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है दोस्तों इस वीडियो के नीचे, एंड लाइक ज़ोरदार ठोकना है, कम से कम 100 लाइक मिनिमम तो तुमको चाहिए होगा, 100 लाइक, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि इंटरेस्टिंग लगा है ये वीडियो, एंड कोई भी किसी प्रकार का अगर तुमको डाउट है, कोई भी किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन है, तो ज़रूर ड्रॉप करना कमेंट सेक्शन में, ग्रुप्स में ड्रॉप करना, मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।